सो मैं शुरू कर रहा हूं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर के साथ में। अगर आपको पता होगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर, तो कैन यू टेल मी कि कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन नंबर तक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है? क्या मैं आप इसका रेंज मुझे बता सकते हो कि कौन से सेक्शन से बेसिकली कौन से सेक्शन नंबर तक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चलता है? सो एनीवन कैन टेल मी प्लीज? तो जरा कमेंट करके बताइए फ्रॉम विच सेक्शन टू विच सेक्शन। जीडीपीडी वालों येलो टी शर्ट पिंक टॉप आप भी बताइए, ठीक है? चंपत नालायक तू रहने दे, तू मत बता, ठीक है? सो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चलता है? एनीवन प्लीज टेल मी, बताइए जरा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। नुपुर, नेहा, तुषार, संदीप 241 से लेकर 246 ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर का है, और 241 से 246 एज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 6 ही सेक्शंस है, पर 6 सेक्शंस के लिए इतना ज्यादा समय, और वो भी छोटे छोटे सेक्शंस है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है। एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के अंदर बेसिकली सेक्शंस से ज्यादा पूछे जाते हैं केस स्टडीज, केस लॉज, और ये इतना इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज और केस लॉज पूछना कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के आज तक के 50-60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चंस बकायदा सिर्फ केस लॉज के ऊपर ही आए हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसके अंदर कितने केस लॉज पूछे गए हैं, ठीक है? उसके लिए हमको केस लॉज यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। उन केस लॉज को मद्देनजर रखते हुए आपको केस स्टडी पूछे जाते हैं, ठीक है? सो आते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर। पहले समझते हैं कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। अगर आप मुझे पूछो, मुझे नहीं आईसीआई को पूछो, तो एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया, ऑपरेशन इज नथिंग बट डैमेज टू द राइट्स ऑफ एनी ऑफ द मेंबर इज एन ऑपरेशन। किसी भी मेंबर्स के राइट्स को अगर डैमेज किया है तो उसको एज पर आईसीआई ऑपरेशन बोला जाता है, मतलब एज पर इंस्टीट्यूट्स ऑपरेशन बोला जाता है। आईसीआई रहो, आईसीएमआई रहो, एज पर इंस्टीट्यूट उसे ऑपरेशन कहा जाता है। मतलब कोई भी मेंबर है उसका राइट डैमेज हो गया, इज एन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर्स है कंपनी के अंदर, मेजोरिटी है 16 मेंबर्स का एंड माइनॉरिटी है 40 मेंबर्स का। ऑब्वियसली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो नॉर्मली पास करेंगे वो मेजोरिटी क्रिएट करेंगे। सो मेजोरिटी है 60 मेंबर्स का, माइनॉरिटी 40 मेंबर्स का है। मेजोरिटी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और माइनॉरिटी को दिया ही नहीं, मेजोरिटी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और माइनॉरिटी को दिया ही नहीं, ऑपरेशन है। मेजोरिटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया, अब माइनॉरिटी को तकलीफ हुई, डिविडेंड नहीं मिला, तो माइनॉरिटी गई चिल्लाते हुए बोर्ड के पास कि मैनेजमेंट है देखो क्या कर रहे, डिविडेंड नहीं दे रहे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मेजोरिटी ने अपॉइंट किए हैं, तो उन्होंने भी इनको तुच्छ तरीके से हटा दिया, बोले हट। तो ये और भड़क गए, माइनॉरिटी गए ऑडिटर के पास, बोले ऑडिटर को ए भाई ये हमारे दाता विदाता, ऑडिटर तो हम ही होते हैं ना, हमारे नायक ये क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, हमको नहीं दे, रिपोर्ट कर। ऑडिटर भी मेजोरिटी से अपॉइंट होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना, क्लाइंट तो सबको टिकाना है ना भाई। ये तो सिर्फ बुक्स के अंदर ये अच्छा लगता है कि नहीं भाई तुमने इथिकल रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पर क्लाइंट तो सबको टिकाने हैं। तो ऑडिटर भी बोले यार तो और तुझसे तरीके से बोले यहां से। और फिर मेंबर्स, जो मेंबर्स थे माइनॉरिटी मेंबर्स, उन्होंने सोचा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में तो भाई कहीं रिकॉर्ड करेंगे ये चीज को कि आगे जाके एविडेंस बने, तो बुक्स में रिकॉर्ड करने का तो भाई साहब बुक्स भी तो मेजोरिटी ही एक्सेप्ट कर रही है। ये चारों के चारों ऑर्डिनरी बिजनेस है और ये चारों के चारों ऑर्डिनरी बिजनेस मेजोरिटी ही कर रही है। माइनॉरिटी को इसके अंदर कुछ करने का मौका ही नहीं मिला ना भाई। तो माइनॉरिटी के ऊपर हो गई ज्यादती, और इसलिए इस चीज को ऑपरेशन कहा जाता है। इसलिए इस चीज को डैमेज टू द राइट्स ऑफ द मेंबर इज एन ऑपरेशन, और ये इसका बहुत छोटा डेफिनेशन है। अभी अगर मैं आपको बोलूं ना डैमेज टू द राइट्स ऑफ द मेंबर इज एन ऑपरेशन, तो ये बहुत छोटा डेफिनेशन है। मतलब ये इस ऑपरेशन की डेफिनेशन की भी ये तौहीन है। एक्चुअली ऑपरेशन का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, जो केस लॉस पढ़ के ही आ सकता है। तो हम जब अभी केस लॉ पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। कुछ 5-10 पॉइंट आएंगे, 10 एक पॉइंट आएंगे कि 10 पॉइंट मिलके ऑपरेशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन आपको दिखेगा। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना? सर ये हम यहां पे देख रहे, तुमने डेफिनेशन लिखा और नीचे कुछ तो भी ऑथर लिख के सर काट मारा जीवन में। ये तुम एक बात करो सर, ये समझाना मत हमको, सही है? ये ऑथर मतलब सर ये तुम्हारी सोच होंगी जीवन के अंदर, और तुम्हारी सोच सुनने का बिल्कुल भी हमको मूड नहीं है जीवन के अंदर। तो ये ऑथर फॉथर का रहने दो सर, आगे पढ़ाओ जीवन के अंदर। नालायक चंपत। बेसिकली अगर देखा जाए
तो ये ऑथर लिख के मैंने इसलिए काटा है क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहे। इंस्टीट्यूट ने तो एक केस दिया है राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन, पहला ही केस लॉ, मतलब चैप्टर शुरू हुआ नहीं, पहले केस लॉ आ गया भाई। इंस्टीट्यूट ने पहला केस लॉ दिया है राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन, और ये इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है जिसके अंदर बुलाता है कि ऑपरेशन सिर्फ मेंबर पे होता है। पर आप अगर ईमानदारी से पूछोगे तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन हर स्टेक होल्डर के ऊपर हो सकता है, क्योंकि क्या राइट सिर्फ मेंबर के होते हैं? क्या राइट सिर्फ मेंबर के होता है? नहीं, हर स्टेक होल्डर के राइट होते हैं। जैसे आप बोल रहे हो मेंबर को डिविडेंड नहीं दिया, ये ऑपरेशन है, तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि भैया मेंबर को डिविडेंड नहीं दिया तो ठीक है ऑपरेशन है, तो क्या डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया तो ऑपरेशन नहीं है? भाई साहब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया तो भी ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दिया तो भी ऑपरेशन है, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो भी ऑपरेशन है। तो किसी भी स्टेक होल्डर का अगर आप राइट डैमेज कर रहे हो तो उसको ऑपरेशन कहां ही जाएगा। पर इंस्टीट्यूट ने भाई साहब इसमें से एक ही चीज का ऑपरेशन माना है, वो है मेंबर्स का, और उसके लिए इंस्टीट्यूट ने केस लॉ दिया राव वर्सेस राजेश्वर रामकृष्णन, बोले ऑपरेशन सिर्फ मेंबर पे हो सकता है। ये केस लॉ में बोला है कि ऑपरेशन सिर्फ मेंबर पे हो सकता है, तो हमको भी वही मानना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली इवन एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन किया तो भी एनवायरमेंट के ऊपर ऑपरेशन है। आपने फ्रॉड कर दिया कंपनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो भी उसको ऑपरेशन ही कहा जाएगा, ये सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन है। तो मेरे हिसाब से ऑपरेशन सभी स्टेक होल्डर्स में होता है, पर इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिर्फ मेंबर्स में होता है। आपने मानना वही है, इसलिए लिख के मैंने काटा है। दूसरा है मिसमैनेजमेंट। व्हाट इज मिसमैनेजमेंट? मैनेजमेंट मिसिंग है भाई। नॉट मैनेजिंग अ कंपनी एज पर द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंशियल कमर्शियल प्रैक्टिसेस इज अ मिसमैनेजमेंट। साउंड प्रिंसिपल और प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से कंपनी मैनेज नहीं किया तो उसको मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा, ठीक है। प्लानिंग टू अपॉइंट अ फ्रॉडुलेंट पर्सन इज ऑल्सो मिसमैनेजमेंट। आप आपकी कंपनी के अंदर हर्षद मेहता, रामालिंगा राजू, विजय माल्या, ये नीरव मोदी, ये ऐसे खतरनाक लोगों को अपॉइंट करने की सोच रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इट इज एन मिसमैनेजमेंट। इनको अपॉइंट भी नहीं करना चाहिए। सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि दिस इज ऑल कॉल्ड एज मिसमैनेजमेंट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं पहली केस तो आपको बोल दिया राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन के ऑपरेशन से मेंबर पे हो सकता है, ठीक है। मैं दूसरी केस यहां पे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सेकंड केस का नाम है फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल। फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल कहता है कि मेजॉरिटी रूल चलेगा। मेजॉरिटी रूल चलेगा मतलब जब भी ऑपरेशन होगा, जब भी कंपनी में कोई तकलीफ होगी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिलकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स पे। मतलब बेसिकली फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल एक्चुअली टेल्स अबाउट मेजॉरिटी रूल, ठीक है, ठीक है। मेजॉरिटी रूल के बारे में फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल एनफोर्स करता है, tells about majority rule कि एवरी प्रॉब्लम शॉल बी सॉल्व्ड बाय मेजॉरिटी। पर वही केस सेम फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल केस भी उसका एक्सेप्शन बोलता है कि भैया कुछ केसेस में मेजॉरिटी रूल नहीं रहा तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल केस के अंदर ऐसा हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड्स को मिसअप्लाई किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिसअप्लीकेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और उस केस में डिसीजन आया था द एप्लीकेशन शॉल बी मेड बाय मेजॉरिटी ने एप्लीकेशन करना चाहिए, ये बोला गया था। पर उसको ही एक्सेप्शन फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल देता है। मतलब फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल दोनों साइड से बोलता है कि भैया कंपनी में कोई तकलीफ हो गई तो मेजॉरिटी ने अप्लाई करना चाहिए। पर उसके ही अपोजिट में फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल बोलता है, वो बोलता है कि भैया एवरी सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। हर सिंगल मेंबर भी अप्लाई कर सकता है अगर केस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का हो तो। मतलब देखो मैक्सिमम केसेस में बोले मेजॉरिटी ही अप्लाई करेगा। मतलब इट टेल्स अबाउट मेजॉरिटी रूल ऑल्सो, फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल टेल्स अबाउट मेजॉरिटी रूल्स ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम इट टेल्स अबाउट एक्सेप्शन ऑफ मेजॉरिटी रूल ऑल्सो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फंड्स को मिसअप्लाई किया तो मेजॉरिटी ने उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करना चाहिए, ये मेजॉरिटी रूल हो गया, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट किसी मेंबर के ऊपर हो रहा है तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ऑपरेशन। अब सिंपल सी बात है ना भैया, मुझे बताओ यहां अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और आप बोलोगे फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल लगाओ कि मेजॉरिटी ही अप्लाई करे, वो तो कभी होगा ही नहीं ना। यहां जो चोर है वही उसी को आप चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हो, चोर चौकीदार नहीं हो सकता। तो अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अप्लाई ऑपरेशन कर रहा है और आप बोल रहे हो नहीं मेजॉरिटी रूल से मेजॉरिटी अप्लाई करेगी, तो नहीं चलेगा। यहां माइनॉरिटी सिंगल मेंबर को भी अप्लाई करना अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके माइनॉरिटी बच पाएगी। ये चीज को आपने याद रखना।
भैया चैप्टर शुरू हुआ नहीं, 2 केसेस हमने आपको पेल दिए हैं जीवन के अंदर, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, ऑपरेशन विल बी ओनली ऑलवेज ऑन मेंबर, और दूसरा है फॉस वर्सेस हरबॉटल, जिसमें 2 चीजें हैं कि मेजॉरिटी रूल हमेशा चलेगा, एक्सेप्शन है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में सिंगल मेंबर भी अप्लाई कर सकता है, मेजॉरिटी रूल चलाने की जरूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको ये केसेस काफी अच्छे से क्लियर होंगे। ये आपके सामने डायग्राम है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, फटाफट लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये लिख लीजिए बच्चों, ये कि अपन देखेंगे कौन से फोटो निकालने कौन सा नहीं। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब यहां पे तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि भैया 2 केस लो। एक बार केसेस के नाम याद रखना इस लेक्चर में बहुत जरूरी है। हाँ गाइस, केसेस के नाम अगर आपने याद नहीं रखे तो आपको पूरा लेक्चर बिना काम का हो जाएगा। सो प्लीज केस के नाम याद रखिए। पहले केस का नाम सब जन कमेंट भी करेंगे ये, क्योंकि कमेंट करोगे तो ही याद रहेगा मेरे प्यारे नालायक को, कमेंट करोगे तो ही याद रहेगा। पहले केस का नाम कोट करना, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, दूसरा फॉस वर्सेस हरबॉटल, दोनों केसेस के नाम कमेंट करना, ठीक है। और जो जीडीपीडी में बैठे हुए बच्चे हैं कृपया इसको रफ में लिखिए, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं ये नाम याद नहीं होंगे। और इस चैप्टर में जैसे मैं बोल रहा हूं 60% 70% चांस है कि केस लॉ के ऊपर ही आपको सवाल आएगा, ठीक है। ये देखो फॉस वर्सेस हरबॉटल वाला रूल मैंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है कि भैया एवरीथिंग इन द कंपनी, ठीक है, एवरीथिंग इन द कंपनी, वन ऑफ द रूल इज एवरीथिंग इन द कंपनी इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, वर्क्स एज पर मेजॉरिटी, फाइल लिटिगेशन एज पर मेजॉरिटी, एक्ट एज अ मेजॉरिटी, पॉलिसी और बायलॉज एज पर द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। एक्सेप्शन है फॉर मेकिंग लिटिगेशन द इवन वन सिंगल मेंबर इज इनफ, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो फॉस वर्सेस हरबॉटल के केस में मिसमैनेजमेंट ऑफ असेट्स हुआ था, फ्यू मेंबर वांटेड टू स्यू देम, सो इट इज अलाउड। कुछ मेंबर्स को स्यू करना था तो वो अलाउ किया गया, ठीक है। चलो बेसिकली देखा जाए तो उसके बाद में राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर करके एक पूरा कंटेंट दिया है, नियरली 5-6 पॉइंट्स का। ये जनरल रीडिंग का कंटेंट है, इसको जनरल रीडिंग करके मार्क कर दीजिएगा, ये वाला कंटेंट, ठीक है। पढ़ने की अच्छी जरूरत नहीं है, हम हमारे मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उन एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला केस मैं अब शुरू करने वाला हूं। जैसे मैंने बोला था ऑपरेशन की डेफिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ी वो बहुत छोटी है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इनलार्ज करना जरूरी है। तो अभी हम ऑपरेशन के 5-10 केसेस देखेंगे जिससे डेफिनेशन ऑटोमेटिकली एनलार्ज हो जाएगी। पहले केस का नाम है निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू ए इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के सिचुएशंस में ही केस हो गया था। और अब बेसिकली ऑपरेशन के अगर मैं केस बोलूं तो ये भी बोल सकता हूं जैसे निडल इंडस्ट्रीज वाला ये जो केस है इसके अंदर कई सारे फैक्ट्स डिस्कस किए गए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन, कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, दूसरे लॉज के रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई। और वो पूरा केस लॉ अगर हम यहां पे समझने के लिए लाए तो केस लॉ समझने में ही हमारा एक आध लेक्चर निकल जाएगा। इतना सारा कंटेंट निडल इंडस्ट्रीज के अंदर है, आप इसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको दिखेगा कितना भयंकर कंटेंट ये केस स्टडी के अंदर है। इसलिए सभी ऑपरेशन के केसेस में आई एम रिस्ट्रिक्टेड। हां, जहां पे ऑब्वियसली कंटेंट सिर्फ ऑपरेशन का है वहां पे मैं आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स मेंशन करके डिसीजन दूंगा, पर जहां पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा अलग अलग लॉज इन्वॉल्व है, अलग अलग चैप्टर्स इन्वॉल्व है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम की चीज नहीं है। एंड एज वी आर इनटू अ फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सिर्फ वो बताना चाहिए जो आपको एग्जाम में काम में आएगा, क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है। इसलिए मैं शुरू करता हूं कि निडल इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली क्या डिसाइड हुआ, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स बहुत सारे थे। निडल इंडस्ट्रीज में यह बोला गया कि जरूरी नहीं है कि भाई साहब कोई एक्ट आप कॉन्ट्ररी टू लॉ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नेसेसरली सपोर्ट विल वायलेशन ऑफ द लॉ। मतलब ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो भैया अनवाइज केयरलेस एक्ट वगैरह है तो उससे ऑपरेशन होना जरूरी नहीं है। डैमेज ये जरूरी है मेंबर्स को अगर आपको ऑपरेशन क्लेम करना है तो 3 चीजें बोली है। कॉन्ट्ररी टू लॉ कोई चीज करे हो तो ऐसा नहीं कि उससे वायलेशन ही होगा। फॉर एग्जांपल एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स आपने फाइल करने चाहिए। हमने सेक्शन 137 एंड 92 देखा है कि एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स आपने फाइल करने चाहिए, पर अगर आप फाइल नहीं करते हो तो दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, बट इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, आपने फाइल करना चाहिए, ये लॉ ने बोला है कि यू शुड फाइल, सो इट इज अ कॉन्ट्ररी टू लॉ अगर आप फाइल नहीं करते हो, पर इट्स नॉट, ये इलीगल नहीं है। नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स इज नॉट इलीगल, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ, इसलिए ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अनवाइज केयरलेस एक्ट डज नॉट इंप्लाई ऑपरेशन। सेम कि भैया अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स फाइल करना भूल गए अनवाइज केयरलेसली एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स फाइल करना भूल गए, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि भैया ऑपरेशन के अंदर डैमेज होना चाहिए, सीरियस डैमेज होना चाहिए राइट्स को,
ठीक है। सो इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हमें यहां पे समझ में आते हैं। अनवाइज केयरलेस एक्ट इज नॉट एन ऑपरेशन, डैमेज टू राइट्स होना चाहिए। सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई साहब सीवियर वाला एक्ट कौन सा है, डैमेज वाला? तो नॉट गिविंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, नॉट गिविंग बोनस टू द शेयर होल्डर, इंटेंशनल डैमेज टू शेयर होल्डर इज एन ऑपरेशन, बट नॉट फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स, नो डैमेज टू द मेंबर्स। चाहिए इसके लिए सेपरेट पेनल्टीज है मैनेजमेंट के लिए, इसको ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है। सो ये आपका पहला केस हुआ, निडल इंडस्ट्रीज वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज। मैं चाहूंगा मार्क कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया। सो पहला केस हो चुका है, दैट इज निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है। ये केस होने के बाद मैं दूसरे केस के ऊपर जा रहा हूं, दैट इज सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। अब सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डिसीजन क्या है वो पहले पढ़ते हैं। अ सिंगल एक्ट ऑफ ऑपरेशन हैविंग कंटिन्यूअस इंपैक्ट कुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑपरेशन। एक सिंगल एक्ट है ऑपरेशन का, उसका कंटिन्यूअस इंपैक्ट है, उससे ऑपरेशन मतलब सिंगल एक्ट ऑफ ऑपरेशन है, उसका कंटिन्यूअस इंपैक्ट है, उसको भी हम ऑपरेशन कह सकते हैं। मैंने शायद गलती से कुड नॉट पढ़ा, कुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑपरेशन, उसको भी ऑपरेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझो तुम्हारी कंपनी है दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। तुम्हारी कंपनी है दर्शन इस्पात लिमिटेड, और तुम्हारी कंपनी से तुम कंपनी में मेंबर्स थे, और तुम्हारी कंपनी में एक और मेंबर था तुम्हारा एक्स, योर एक्स। योर एक्स इज अ मेंबर ऑफ दर्शन इस्पात लिमिटेड। तुमने एज अ मेजोरिटी मेंबर डिविडेंड डिक्लेयर किया, पर तुम्हारे एक्स के साथ तुम्हें बदला लेना था, इसलिए तुमने 4 साल पहले 4 इयर्स बैक तुमने तुम्हारे एक्स को डिविडेंड नहीं दिया। 4 इयर्स बैक तुमने तुम्हारे एक्स को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। वही अगर सेम दर्शन इस्पात लिमिटेड में तुम्हारा एक्स, योर एक्स इस मेंबर सेंटिना हो जाना, ज्यादा रोने वोने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, होता है, ब्रेकअप होता है, हाँ ना। सो अगर 4 साल पहले अगर तुम्हारे योर एक्स इज मेंबर इन योर कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड, सर तुम डिविडेंड की बात ले रहे हो, मैं तो कर रहे हो, अब मैं तो जान ले लूंगा सर जीवन में, मेरे को मालूम है, सेंटिमेंट्स को काबू रखो, तड़प तड़प के इस दिल से तड़प। एनीवेज आगे। सो फास्ट ट्रैक बैच है भाई। दर्शन इस्पात लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करें तो योर एक्स इज अ मेंबर, और आपने उसको बोनस नहीं दिया 4 साल पहले। देखो दो केसेस है, एक तो 4 साल पहले आपने आपके एक्स को डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी में से आप मेजॉरिटी मेंबर्स थे, या 4 साल पहले आपने आपके एक्स को बोनस नहीं दिया, आप ही मेजॉरिटी मेंबर थे। ठीक है। अब ये चीज उस वक्त तो ऑपरेशन थी माना, ये चीज उस वक्त ऑपरेशन थी माना, 4 साल पहले ये ऑपरेशन थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन 4 इयर्स बैक, ठीक है। पर क्या आज ये ऑपरेशन हो सकती है? 4 साल पहले डिविडेंड ना देना, क्या ये आज ऑपरेशन हो सकता है? वेदर इट इज टुडे ऑपरेशन? नहीं हो सकता, इसका आज कोई इफेक्ट नहीं है। 4 साल पहले डिविडेंड नहीं दिया था, आज उसको चिल्ला के क्या फायदा? ठीक है, आज ऑपरेशन नहीं हो सकता। पर 4 साल पहले आपने बोनस नहीं दिया, बोनस इज ए शेयर, बोनस गिव्स यू परसेंटेज शेयर होल्डिंग। अगर 4 साल पहले एक्स को बोनस नहीं मिला है ना, तो उसका परसेंटेज शेयर होल्डिंग दूसरों के कंपैरिजन में नीचे आया होगा। बाकी सबका परसेंटेज शेयर होल्डिंग सेम होगा, लेकिन सिर्फ एक्स का परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम आया होगा। तो ये 4 साल पहले हुआ था। अब इन 4 सालों में उसके ऊपर उसको ना डिविडेंड मिला, ना उसके ऊपर उसको वोटिंग राइट्स मिले, ना उसके ऊपर उसको वर्किंग मिला, ना उसके ऊपर का बोनस उसको वापस से मिला, ना उसके ऊपर के राइट शेयर्स मिले होंगे, और आज भी ये तकलीफ चल रही है। मतलब 4 साल पहले तुम्हारे एक्स ने जो बोनस खोया था, मतलब मैं तुम्हारे ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 4 साल पहले तुम्हारे एक्स ने जो बोनस खोया था, उसका लॉस आज भी चल रहा है। आज भी उसके ऊपर उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा, आज भी उसके ऊपर उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे, आज भी ये दर्द उसे सताता है, आज भी ये दर्द उसे चिढ़ाता है, आज भी ये दर्द उसके आंखों से आंसू लेके आता है। मतलब आज भी उसको उसके ऊपर ना बोनस मिल रहा है, ना डिविडेंड मिल रहा है, कोई चीज उसको उस 4 साल पहले के बोनस के ऊपर नहीं वो प्राप्त कर पा रही, और ऊपर से परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम हो गया, वो गलत बात हुई। सो क्या आज ये ऑपरेशन है? यस। तो डिविडेंड 4 साल पहले ना देना, ये ऑपरेशन आज नहीं हो सकता। 4 साल पहले ऑपरेशन है क्या? यस जरूर है, 4 साल पहले दोनों ऑपरेशन है, लेकिन आज ये ऑपरेशन नहीं है। पर बोनस ये आज ऑपरेशन जरूर है, ठीक है, बिकॉज आज डिविडेंड का कोई असर नहीं है, पर आज बोनस का असर जरूर है। तो अब ऑपरेशन में तीसरी एक चीज हमारी ऐड हो गई, डैमेज टू द राइट्स। दूसरा, अनवाइज केयरलेस एक्ट इज नॉट ऑपरेशन। तीसरा, कंटिन्यूअस इंपैक्ट होना चाहिए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए कंसिस्टेंट इंपैक्ट होना चाहिए आपके ऊपर, तो ही ऑपरेशन क्लेम कर सकते हैं। यह है आपका सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। आयरन फाउंड्री, लोहे की भट्टी, लोहा ठोक ठोक के पिघलता है, कंटिन्यूअस इंपैक्ट है ना। निडल चुभती है, आपको अगर केसेस याद करने हैं तो निडल चुभती है, मतलब डैमेज टू द राइट्स, ठीक है।
अनवाइज केयरलेस एक्ट नहीं, निडल को चुभाना अनवाइज केयरलेस एक्ट नहीं, निडल चुभती है, डैमेज टू राइट्स। सिंधरी आयरन फाउंड्री, लोहे की भट्टी, ठोक ठोक के लोहा सीधा होता है, कंटिन्यूअस इंपैक्ट है ना, कंटिन्यूअस इंपैक्ट इज ऑपरेशन। तो ऐसी अजीब हरकतें आप ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। नॉर्मली मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, पर अब क्या करें, जीवन में याद करना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, लिख लीजिए इसको, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सो ये हो गया आपका सेकंड वाला केस लॉ, और सेकंड वाला केस लॉ है सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। फिर वही अपना राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन जो केस हुआ है, ऑपरेशन सिर्फ मेंबर के ऊपर हो सकता है, बाकी लोगों के ऊपर नहीं हो सकता, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, नो ऑपरेशन फॉर अदर मेंबर्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबलीली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड। केस खतरनाक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पहले इसके डिसीजन पढ़ते हैं। एक बार सभी केसेस के नाम ले ले। राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन, ऑपरेशन से मेंबर पे हो सकता है। फॉस वर्सेस हर बॉटल, मेजॉरिटी रूल और सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो अप्लाई। निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड, निडल चुभती है, डैमेज टू द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। सिंधरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, कंटिन्यूअस इंपैक्ट। और नाउ वी आर एट सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर बोला गया है इलीगल इनवैलिड एंड इरेगुलर एक्ट इफ नॉट ऑपरेसिव टू एनी शेयर होल्डर और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कैन बी सेट असाइड अंडर द पिटिशन ऑफ सेक्शन नंबर 241। The exercise of the power under the law doing a prescribed by law even if coercive shall not amounts to an operation। दो डिसीजन इसमें दिए हैं, ये समझने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो पहले तो मैं चाहूंगा 30 सेकंड लो और गुस्से से देखो इसको, पहले 30 सेकंड गुस्से से देखो। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी। अगर आपने 20-30 सेकंड इसको गुस्से से देख लिया तो अब मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा बड़े अच्छे तरीके से। रेडी, लेट्स गो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये कहने का मकसद क्या है? पहले लाइन का मतलब यह है कि भैया जो चीजें ऑपरेशन नहीं है, जो शेयर होल्डर को डैमेज नहीं करती, आप उसको ऑपरेशन में क्लेम मत करो, भले ही वो इलीगल क्यों ना हो। जो चीजें शेयर होल्डर को डैमेज नहीं करती, आप उसको इस चैप्टर के अंदर उसका लिटिगेशन नहीं बना सकते, सेक्शन 241 में आप उसका पिटिशन नहीं बना सकते, भले ही वो मेंबर को डैमेज, भले ही वो इलीगल क्यों ना हो। अगर वो मेंबर को डैमेज नहीं कर रही तो इस चैप्टर के अंदर पिटिशन नहीं बनेगा, भले ही इलीगल क्यों ना हो। ठीक है, ये बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल एक्टिविटी के लिए अदर लॉज के अंदर प्रोसीडिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई एक्ट है जो इलीगल है और जो डैमेजिंग है और जो नॉन डैमेजिंग है। जैसे इलीगल एक्ट है, नॉन डैमेजिंग है, जैसे सेल ऑफ ड्रग्स। मैंने कंपनी के शेयर होल्डर को प्रॉफिट कमाने के लिए ड्रग्स का सेल किया तगड़े लेवल पे, कंपनी के शेयर होल्डर के प्रॉफिट कमाने के लिए ड्रग्स का सेल किया तगड़े लेवल पे, लंबा ड्रग्स का सेल किया, शेयर होल्डर को बम प्रॉफिट हुआ, शेयर होल्डर बोले और बेचो और बेचो। अब ये इलीगल है पर शेयर होल्डर को डैमेजिंग नहीं है, तो इसको आप ऑपरेशन नहीं बोल सकते, इसको आप ऑपरेशन नहीं बोल सकते। इलीगल एक्ट व्हिच इज नॉट डैमेजिंग टू शेयर होल्डर इज नॉट इलीगल, इज नॉट एन ऑपरेशन। ये 241 में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, पिटिशन यहां पे नहीं आएगा। हां, एनडीपीएस एक्ट के अंदर, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंदर, पीएमएलए के अंदर, जहां पे इसके लिए पिटिशन होना चाहिए क्योंकि ये ड्रग्स का ऑफेंस है, तो वहां पे आप पिटिशन कर सकते हो। सो इलीगल एक्ट इज नॉट ऑलवेज एन ऑपरेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इलीगल एक्ट इज नेवर एन ऑपरेशन, मैं बोल रहा हूं नॉट ऑलवेज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलीगल एक्ट हो, जैसे फ्रॉड इज एन इलीगल एक्टिविटी या डैमेजिंग हो, तो उसको आप ऑपरेशन कह सकते हो और उसको 241 में एंटरटेन भी किया जाएगा, उसको 241 में ऑपरेशन के केस में एंटरटेन भी किया जाएगा, पिटिशन भी आप कर सकते हो, ये बोला गया है। और फिर दूसरा सेंटेंस है, अगर लॉ के अंदर का कोई पावर एक्सरसाइज किया है, भले ही वो डैमेजिंग है, लॉ के अंदर का पावर एक्सरसाइज किया है, भले ही वो डैमेजिंग है, लीगल है ना, लॉ ने बोला है ना, भले ही वो डैमेजिंग है, उसे ऑपरेशन नहीं बोला जाएगा क्योंकि उसको लीगली करने के लिए बोला है। भले ही डैमेजिंग है पर उसको ऑपरेशन नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट बांटना ही पड़ता है, जबरदस्ती है, ये तो कंपनी और शेयर होल्डर को डैमेजिंग है, ये तो गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको ऑपरेशन नहीं बुलाएगा क्योंकि लॉ कहता है। दूसरा, अगर आप देखो लीगल एक्टिविटी है, डैमेजिंग है, जैसे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर 169, उसको 169 में अगर आप 15 साल पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हकाल दो, उसको आप रीजन भी नहीं देते हकालने के पहले, यू डोंट इवन गिव हिम अ रीजन। हमने देखा LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कुछ 1-2 लेक्चर्स के पहले कि उसको तो रीजन भी नहीं देते भाई रिमूवल के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि लॉ बोलता है कि 169 के अंदर आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक सेक्शन 188 और 184 हमने देखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर। आपको पता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर 184 के अंदर जो इंटरेस्टेड मेंबर है ना, जो रिलेटेड पार्टी है, जो मेंबर खुद रिलेटेड पार्टी है, वो भी वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब पूरे कंपनीज एक्ट में इकलौता सेक्शन है ये 188 जिसमें मेंबर जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकता अगर वो खुद रिलेटेड पार्टी है तो।
अब मेंबर वोट नहीं कर सकता, इज एन ऑपरेशन ही ना यार, तो मेंबर के वोटिंग राइट को डैमेज करो, ये ऑपरेशन होना चाहिए। पर लॉ कहता है ये ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि लॉ बोलता है कि भैया उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। 188 सेक्शन खुद बोलता है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। तो जो एक्टिविटी लॉ खुद बोलता है कि भैया ऑपरेशन नहीं होगा या यही एक्टिविटी करनी है, तो उसको ऑपरेशन नहीं बुलाएगा इवन दो इट डैमेजेस। और अगर एक्टिविटी नॉन डैमेजिंग है, जैसे डिविडेंड, बोनस, लीगल एक्टिविटी है, नॉन डैमेजिंग कि भैया डिविडेंड नहीं बांटा, बोनस नहीं बांटा, हाँ मतलब किसी सबको नहीं दिया, ना सबको डिविडेंड दिया ना सबको बोनस दिया, तो ऐसे सिचुएशन में नॉन डैमेजिंग लीगल एक्टिविटी तो भाई साहब वो कभी भी ऑपरेशन नहीं होती। तो लीगल एक्टिविटी नॉन डैमेजिंग हो, डैमेजिंग हो, वो ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा। लीगल एक्ट इज नेवर एन ऑपरेशन, लीगल एक्ट कभी भी ऑपरेशन नहीं होता। इलीगल एक्ट इज नॉट नेसेसरीली एन ऑपरेशन, ये ऑलवेज जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन ही होगा। इससे ऑपरेशन में दो सेंटेंस और ऐड हो गए। देखो डेफिनेशन कैसे बढ़ रही है, डैमेज टू राइट ऑपरेशन, अनवाइज केयरलेस एक्ट इज नॉट एन ऑपरेशन, कंटिन्यूअस इंपैक्ट इज ऑपरेशन, इलीगल एक्टिविटी नॉट नेसेसरली एन ऑपरेशन, लीगल एक्टिविटी नेवर एन ऑपरेशन। तो देखो चीजें इंक्लूड हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है, डेफिनेशन का एम्बिट बढ़ रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? मैं चाहूंगा इसको भी मार्क करके रखिए, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, मयूर पूछ रहा है सर, ये नुपुर पूछ रही है सर, ये केसेस के अंदर ये सर LTD 34CC 777 ये क्या होता है जीवन में? तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसे कहते हैं साइटेशन। ठीक है, साइटेशन का मतलब अब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो उस साल के 34th नंबर के कंपनी केस लॉज जर्नल के बुक में 34th नंबर मतलब उस साल जितने भी कंपनी केस लॉज जर्नल के मॉड्यूल्स निकले उसमें 34th मॉड्यूल में पेज नंबर 777 के ऊपर आपको एक केस लॉ मिल जाएगा। इसे साइटेशन कहते हैं कि कौन से बुक में कहां पे ये केस लॉ लिखा हुआ है, मतलब लीगली फर्स्ट टाइम ये केस लॉ कहां पे एनकोड किया है। दिस इज एनकोडिंग, दिस इज कॉल्ड साइटेशन। जैसे ऊपर के सिचुएशन में 34CC 510, तो आप उसी साल के कंपनी केस लॉज के 34th मॉड्यूल के अंदर आपको 510 पेज नंबर के ऊपर एक केस लॉ मिल जाएगा। ठीक है, या अभी तक के कंपनी केस लॉज के समझो 100 मॉड्यूल निकले हैं, तो 100 मॉड्यूल मतलब पूरे इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक के कंपनी केस लॉज के 100 मॉड्यूल निकले, तो उसमें से 34th मॉड्यूल में आपको एक केसेस मिल जाएगा। ये भी 34th मॉड्यूल में दिया है, इसे साइटेशन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। साइटेशन नहीं पता आपको, सीए इंटर में बताया जो ना, सीए इंटर का सीए फाउंडेशन में बताना चाहिए, इतने सारे केस लॉज थे सीए फाउंडेशन में, ये तो पता होना चाहिए गाइस, सिंपल चीज है बहुत। चलो डन, मार्किंग हो गया सबका, बहुत बढ़िया गाइस। ओके, अब ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं नेक्स्ट केस के ऊपर। एक बार सभी केसेस के नाम लेते हैं। निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड। सिंदरी आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, निडल चुभती है, सिंदरी आयरन फाउंड्री कंटिन्यूअस इंपैक्ट, सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉन्टिनेंट जूट मिल्स, लीगल इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, अब जा रहे हैं 5 चंद्रकृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल। ठीक है, बहुत सिंपल केस लॉ है पर काफी अच्छा है, ध्यान देने लायक है। पन्नालाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। पन्नालाल गिरधारी लाल ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, समझो पन्नालाल गिरधारी लाल को डिविडेंड डिक्लेयर करना था। ठीक है, और चंद्रकृष्ण गुप्ता खुद 40% शेयर होल्डर था, पन्नालाल गिरधारी लाल जो दूसरा शेयर होल्डर था दे आर 60% शेयर होल्डर। अब कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, एक डिविडेंड प्रपोज किया गया। चंद्रकृष्ण गुप्ता ने डिविडेंड पे करने के लिए यस बोला। Chandrakrishnan Gupta said yes for the payment of dividend, but Pannalal Girdharilal said no. And as the Pannalal Girdharilal is 60% shareholder, so उसने नो बोल दिया, उस वजह से डिविडेंड का डिक्लेरेशन फेलियर हो गया। चंद्रकृष्ण गुप्ता को प्रॉब्लम, चंद्रकृष्ण गुप्ता को गुस्सा आया, वो बोला कि भाई साहब कंपनी में प्रॉफिट होने के बावजूद भी आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। और चंद्रकृष्ण गुप्ता ने बोला कि ये ऑपरेशन है, कि यार प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड डिक्लेयर ना करना है ऑपरेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लीगल एक्टिविटीज नेयर ऑपरेशन, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए। सो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑपरेशन। हां, अगर ऐसा होता है कि भैया पन्नालाल गिरधारी लाल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ खुद रखते हैं और चंदन कृष्णन गुप्ता को देते हैं बाबूजी का ठुल्लू, तो ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन हो सकता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करके खुद रख लिया और चंदन कृष्णन गुप्ता को नहीं दिया, तो दिस कैन बी एन ऑपरेशन। बट डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, डिविडेंड फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड इज नॉट एन ऑपरेशन। ये कभी भी ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि आप प्रॉफिट सेव करके रखने की कोशिश कर रहे हो, बस इतना ही है। अब डिविडेंड के जरिए ये बोलना चाहते हैं सभी राइट्स के लिए कि भैया इन्होंने बोनस डिक्लेयर नहीं किया, तो चंद्रकृष्ण का वापस बोलेगा कल कि नहीं ऑपरेशन है, बोनस डिक्लेयर नहीं किया। सो ये कई सारी चीजें ऐसी है, ऐसे राइट्स है जो मेजॉरिटी डिक्लेयर करती है और अगर नहीं करती है तो उसे ऑपरेशन नहीं कहा जाएगा।
ठीक है। सो यहां पे ऑपरेशन में एक और चीज ऐड हो गई, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ एनी मेंबर इज नॉट एन ऑपरेशन। अगर आप मेंबर्स के राइट्स को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो जरूरी नहीं ऑपरेशन होगा, लाइक डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। ये चीज को आपको याद रखना चाहिए। ठीक, छोटा सा मार्किंग है, कर लो फटाफट, लगेच आगे बढ़ते हैं, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सो यहां पे चंद्रन कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल खत्म होता है। अगला केस लो आता है शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ये एक केस है, और दूसरा है साथ में एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन। दोनों केसेस को हम थोड़ा सा साथ में ले रहे हैं सो दैट आपको एक साथ समझ में आए। ठीक है, अब ये केस के अंदर क्या हुआ था ये पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा। समझो दर्शन इस्पात लिमिटेड से, आपकी कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। आपकी कंपनी दर्शन इस्पात लिमिटेड से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, पर आपके एक्स को नहीं दिया। हमने ऑलरेडी देखा था आपके एक्स को डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, आप सेंट ना हो, इट्स ओके, बदला ले रहे हैं अपन। ठीक है, सो डिविडेंड नहीं दिया, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर हम बोले तो डिविडेंड या बोनस अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपके एक्स के पास क्या ऑप्शन है? एक तो चुपचाप बेचारा या बेचारी सहती जाए, जो उसके खिलाफ चल रहा है, इस बार डिविडेंड नहीं मिला, अगले बार भी नहीं मिलेगा, उसके अगले बार भी नहीं मिलेगा, कंटिन्यू एज इट इज, चुपचाप बैठे और सहते जाए, या तो फिर आवाज उठाए और कुछ कर गुजरे और कंपनी को वाइंड अप करवा दे। आवाज उठाए और कुछ कर गुजरे और कंपनी को खत्म करवा दे, वाइंड अप करवा दे। क्योंकि देखो, जिस बात के लिए डिविडेंड बोनस के लिए कंपनी प्रस्तावित की है, प्रॉफिट के लिए कंपनी प्रस्तावित की है, वही पे नहीं हो रहा, तो बेसिक कंपनी का जो मेन ढांचा है, मेन जो मूल है, उसी को चैलेंज हुआ है। इसलिए एक तो चुपचाप सहती जाए या सहता जाए, या तो फिर वाइंड अप करवा ले कंपनी को। पर अगर चुपचाप सहता गया या गई तो ऐसे सिचुएशन में उसको नेक्स्ट टाइम भी डिविडेंड या बोनस नहीं मिलेगा, फिर ये तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। ठीक है, अत्याचार बढ़ता जाएगा। और अगर वाइंड अप किया तो एक पर्सन की वजह से, एक एक्स के वजह से, सोचो कितने सारे लोगों को डैमेज हो सकता है। आपके एक्स की वजह से आपको तो हुआ ही है, पर सोचो कितने सारे लोगों को जीवन में डैमेज हो सकता है एक एक्स की वजह से। समझ में आ रहा है? कितने सारे लोगों को जो कंपनी से डिविडेंड बोनस मिल रहा था, मतलब कितने सारे लोगों का शेयर होल्डिंग चल जाएगा, कितने सारे, अगर वाइंड अप हुआ तो कितने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री को डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वाइंड अप करना, मतलब कंटिन्यू करना एक्स के लिए अच्छा नहीं है, और वाइंड अप करना बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और जब कंपनी में ऐसा सिचुएशन आता है कि व्हेन देयर इज ए नीदर कंटिन्यूएशन नॉर वाइंडिंग अप, सिचुएशन इज लाइक दैट देयर कैन बी नीदर कंटिन्यूएशन नॉर वाइंडिंग अप, बट इट इज ए इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप। कि कॉज ऐसा है कि भैया वाइंडिंग अप किया जा सकता है, चाहिए तो किया जा सकता है, पर करना है क्या नहीं, करना है क्या नहीं। व्हेन a situation is equitable cause for winding up, then it is called operation. Operation is so severe, operation इतना severe होना चाहिए कि it is equitable cause for winding up, कि भैया वो वाइंडिंग अप जितना ताकतवर होना चाहिए कि उसके बेसिस पे वाइंडिंग अप किया जा सकता है, ये हालत होनी चाहिए, वो इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो उसके ऊपर वाइंडिंग अप हो सकता है। इट शुड बी इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप, बट यू कांट डू वाइंडिंग अप क्योंकि बाकी भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, तो जाके ऑपरेशन का लिटिगेशन हो सकता है। देन ओनली इट कैन बी अ लिटिगेशन ऑफ ऑपरेशन। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? और जब आप ऐसे किसी भी मेंबर को डैमेज करते हो, ऐसे किसी भी मेंबर को डैमेज करते हो, तो आप नॉर्मली फेयर डीलिंग से दूर चले जाते हो। फेयर डीलिंग क्या है कि आपके एक्स, भले ठीक है आपके साथ उसका झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, पर आपके एक्स को डिविडेंड देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, ये फेयर डीलिंग है। सेंटिमेंट्स बाजू में, लॉ पहले, आपके एक्स को डिविडेंड बोनस मिलना चाहिए, ये एकदम सही है, टोटली एग्री। पर आप फेयर डीलिंग कर नहीं रहे, आप एक्स को डिविडेंड बोनस नहीं दे रहे हो, आप उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, तो दिस इज डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग। कि भैया ये तरीका है, डिविडेंड देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, ये फेयर डीलिंग स्टैंडर्ड्स है, आपने डिविडेंड बोनस नहीं दिया, आप फेयर डीलिंग से डिपार्चर कर रहे हो। डिपार्चर मतलब दूर जा रहे हो। ठीक है, और यही वर्डिंग यहां पे यूज किया। अब पढ़ो ऊपर क्या बोला है। इट इज नॉट ओनली इनफ टू शो एन इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप। ऑपरेशन सिर्फ इतना ही नहीं कि इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप हो, सिर्फ इतना, मतलब होना तो चाहिए, इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप तो होना चाहिए। मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज ऑपरेसिव ऑन माइनॉरिटी, द कंडक्ट इज हार्श एंड रॉन्गफुल, देयर इज probity or fairness in dealing with the member, the conduct involves visible departure from standards of the fair dealing. conduct ऐसा है कि भैया standards of fair dealing से visible departure है। तो ऑपरेशन में भाई साहब और 2 पॉइंट ऐड हो गए कि भैया इट इज इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप, और उन्होंने बोला इक्विटेबल कॉज ऑफ वाइंडिंग अप शो करना इनफ भी नहीं है, मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब इक्विटेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप तो शो करना ही पड़ेगा।
नॉट ओनली शो ओनली लिक्विडेबल, इट इज नॉट इनफ बोला है, लिक्विडेबल कॉज फॉर वाइंडिंग अप तो शो करना ही पड़ेगा. एडिशनली देयर शुड बी विजिबल डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ द फेयर डीलिंग. ये दोनों रहेगा तो ऑपरेशन माना जाएगा. ठीक है, सो इस केस को भी मार्क कर लीजिए, काफी अच्छा केस है, इससे ऑपरेशन का एम्बिट बढ़ता है. ठीक है, गो फॉर इट. हेलो, चलो डन एवरीबॉडी. ओके, सो ये होने के बाद में अब हम बढ़ने वाले हैं अगले वाले सिचुएशंस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट केस, रेशमी सेट वर्सेस केमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. एक बार सभी केसेस के नाम लेते हैं. राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्ण, कि भैया मेंबर के ऊपर ही ऑपरेशन हो सकता है. सेठ मोहनलाल, दूसरा नीलिंड सॉरी फॉस वर्सेस हॉर्बोटल, मेजॉरिटी रूल पर सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो अप्लाई इन केसेस. उसके बाद में निडल इंडस्ट्रीज वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, निडल चुभती है, डैमेज टू शेयर होल्डर. सिंधे आयरन फाउंड्री, कंटिन्यूअस इंपैक्ट होना चाहिए ऑपरेशन का. सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स, इलीगल एक्ट इज नॉट नेसेसरली एन ऑपरेशन, लीगल एक्ट इज नेवर एन ऑपरेशन. चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारलाल प्राइवेट लिमिटेड, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट ऑन ऑपरेशन. उसके बाद में शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ऑपरेशन शुड बी सीवियर कॉज फॉर द वाइंडिंग अप एंड विजिबल डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ द फेयर डीलिंग. और अभी हम जा रहे हैं रश्मि सेठ वर्सेस केमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर. अब ये केस थोड़ा अजीब है, ये और जालंधर चक्रवर्ती वर्सेस पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों केसेस काफी अजीब है. और मतलब तीनों, इसके अंदर वी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स भी ले लो, तीनों केसेस काफी अजीब है. क्यों? अभी तक हम ये देख रहे थे कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे ऑपरेशन कर रहा है. पहली बार हम ये देखने वाले हैं इस केस में कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है. ठीक है, सवाल है कि क्या माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर सकता है? पॉसिबिलिटी है. कब ये पॉसिबिलिटी है तो ये थोड़ा समझना जरूरी है. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस. सो सवाल यह है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर कब ऑपरेशन कर सकता है और कैसे कैसे पॉसिबल है. समझो कंपनी में 100 मेंबर्स है, दो ग्रुप बने हैं, 60 मेंबर्स का, 40 मेंबर्स का, और एक जनरल मीटिंग में 60 मेंबर्स की जगह पे 30 ही प्रेजेंट रहे, 30 एब्सेंट थे. 30 प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, 30 एब्सेंट है, मतलब मेजॉरिटी पूरा नहीं था. माइनॉरिटी के 40 सब आ गए. अब अगर आप उस स्पेसिफिक मीटिंग के अंदर देखो तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, हमेशा रिजोल्यूशन प्रेजेंट वोटिंग का होता है, सीए इंटर के बेसिक में मैंने आपको समझाया था. सो मेजॉरिटी के अंदर भैया माइनॉरिटी बैठी है उस मीटिंग के लिए, 40 मेंबर वर्सेस 30 मेंबर. माइनॉरिटी ने देखा, बोले आज पूरा बदला ले लेंगे, जीवन के अंदर जितना अत्याचार हुआ है सब निकालेंगे. डिविडेंड डिक्लेयर किया, खुद रख लिया. बोनस डिक्लेयर किया, खुद रख लिया. शेयर इशू करवा लिए, खुद को इलीगली शेयर भी इशू करवा लिए कि आगे जाके जीवन में तकलीफें ना हो, खुद ही मेजॉरिटी बना रहे. तो ऐसी चीजें अगर माइनॉरिटी करती है तो उसको भी ऑपरेशन ही कहा जाएगा. और यहां मेजॉरिटी कैन ऑल्सो क्लेम रिलीफ अंडर ऑपरेशन, मतलब देखो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, मेजॉरिटी कैन ऑल्सो क्लेम रिलीफ अंडर ऑपरेशन. सो अगर हाँ, इसमें एक और चीज छुपी है. अब नाउ सी इलीगल इशू ऑफ शेयर, इसके वजह से पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग चेंज होगा. सो चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए मिनिमम जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. सो मेजॉरिटी विल नॉट पास सच रेजोल्यूशन. मेजॉरिटी कभी भी ऐसा तो रेजोल्यूशन नहीं पास करेगी ना कि भैया माइनॉरिटी के शेयर होल्डिंग बढ़ जाए. ठीक है, तो कैसे हो सकता है? तो दिस इज द वे जिससे माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर ऑपरेशन कर सकता है. सो इसको ऑपरेशन कहा जा सकता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर कर रहा है उस स्पेसिफिक मीटिंग के अंदर, और ये ऑपरेशन भी ट्रीट किया जा सकता है. एडिशनली उसी वजह से नीचे वी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स में लिखा है कि मेजॉरिटी आल्सो कैन क्लेम रिलीफ अंडर ऑपरेशन. एंड बोला है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज कर रहा है माइनॉरिटी, एनी चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न विल अमाउंट्स टू ऑपरेशन. क्योंकि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा एक जैसा होना चाहिए. नॉर्मली शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए. शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस मतलब परसेंटेज चेंजेस, और परसेंटेज चेंजेस अगर हो रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग होना चाहिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी, ईसॉस, ईएसपीएस. हाँ, स्वेट इक्विटी, ईसॉस, ईएसपीएस, राइट शेयर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. स्वेट इक्विटी सिर्फ एम्प्लॉइज को देते हैं तो परसेंटेज शेयर होल्डिंग चेंज होगा. ईसॉस, ईएसपीएस सिर्फ एम्प्लॉइज को देते हैं, परसेंटेज शेयर होल्डिंग चेंज होगा. राइट शेयर हम सबको ऑफर करते हैं पर लेते कुछ ही शेयर होल्डर है, तो वहां पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होगा. ठीक है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न का चेंज होना एक्सेप्ट फॉर दीज 3 इज ऑल्सो एन ऑपरेशन. ठीक है, परसेंटेज शेयर होल्डिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे अभी माइनॉरिटी ने खुद को शेयर अलॉट करके किया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. सो 3 केस एक साथ है, रश्मि सेठ वर्सेस केमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेजॉरिटी टर्न्ड इनटू माइनॉरिटी इज एन ऑपरेशन.
ठीक है, मेजोरिटी टर्न इनटू माइनॉरिटी ऑपरेशन, यही मेजोरिटी कैन क्लेम रिलीफ अंडर ऑपरेशन अंडर वी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में रिलीफ मिलता है, हॉस्पिटल में रिलीफ मिलता है तो मेजोरिटी को भी मिल रहा है, ठीक है। एंड जलंधर चक्रवर्ती वर्सेस पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। ये तीन चीजें अब मैं डेफिनेशन में ऐड करूंगा, ठीक है। सो देखो, that is operation and mismanagement can be on majority also, changes in shareholding pattern, majority can claim a relief under operation। 11 पॉइंट्स हो गए हैं ऑपरेशन के लिए, 11 पॉइंट्स, ठीक है। समझ चाहूंगा, ये भी केस को आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ओके, सो ज्वाइन कर लिए, सब जन कमेंट कर दीजिएगा ज्वाइन कर लिए हो तो, ठीक है। मेरी आवाज वगैरह क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि पावर कट हुआ है, दिख भी रहा हूँ, आवाज भी आ रही है, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा। एंड अपनी किस्मत तो भाई साहब ऐसी चल रही है जीवन में, अभी क्या बताए, ठीक है। सभी चीजें एक साथ आई है। अप्रैल से जो किस्मत चेंज हुई है, सीए फाइनल का लॉ जाने के बाद में जो डिक्लेरेशन के साथ किस्मत चेंज हुई है, कुछ न कुछ हर महीने में राड़ा चल रहा है, कुछ न कुछ हर महीने में राड़ा चल रहा है, ठीक है। बट ठीक है, लड़ेंगे, अभी दम है तब तक लड़ेंगे, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, ऐसे भी समय आता है जब चीज़ें बुरी होती है। और मैं मतलब आप कभी ये फेस ना करो, मेरे दिल से दुआ है, पर कभी आपके लाइफ में भी अगर बुरा पैच आता है, बुरा फेज आता है, बस हैंग ऑन, ठीक है, पकड़ के रखिए, जितना आपसे हो सकता है आप ट्राई कीजिए। अब मेरा तो ऐसा सिचुएशन है, सब्जेक्ट गया उसका, मतलब जिस दिन ये डिक्लेरेशन मेरे हाथ में आया कि सीए फाइनल का लॉन्च आ रहा है, उसके दूसरे दिन मैं वाव बुक लॉन्च कर रहा था, ठीक है। वाव बुक लॉन्च कर रहा था, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मेरे 10-12 साल की मेहनत का वो एक अच्छा परिश्रम का फल है, और वो सेकंड डे में लॉन्च करने वाला था, और आज मेरे हाथ में न्यूज आया कि सीए फाइनल का लॉ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो अभी तो किस्मत अपनी बहुत जोरदार चल रही है, बट ठीक है, फाइन, चल भी मतलब वो बैच के अंदर तो ऐसा जबरदस्त फटका बैठा था कि लास्ट 30-35 दिन के अंदर मैंने कुछ 10-15 लेक्चर सिर्फ ले पाया था। एनीवेज, टाइम पास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस के ऊपर जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक के पावर है। ऑल ओके सर? ओके तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, मेरे फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज चल रहे हैं, जो फ्यूचर है वो अंधेरे में दिख रहा है, एंड क्या बोले और, ठीक है, फ्यूचर पूरा अंधेरे में दिख रहा है, फैमिलीज में मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी तो कहीं की नहीं है, और ठीक है, बट दीज आर पर्सनल इश्यूज बेसिकली, उसके लिए मैं आपको बग नहीं करना चाहूंगा ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस लॉ। सो अभी तक के हमने जितने देखे उनके एक बार सभी के सभी नाम लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस लॉ इज दैट इज राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, जिसके अंदर हमने देखा था कि ऑपरेशन ये सिर्फ मेंबर्स के ऊपर हो सकता है। फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा था कि सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो फाइल ए पिटिशन, हालांकि मेजोरिटी रूल चलता है। तीसरा निडर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडर इंडस्ट्रीज न्यू इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड, चुभ होना, डैमेज होना। सिंधे आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, कंटिन्यूस इंपैक्ट होना चाहिए। और सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स, इलीगल एक्ट नॉट नेसेसरली ऑपरेशन, लीगल एक्ट इज नेवर एन ऑपरेशन। उसके बाद में अगला वाला केस लॉ दैट इज चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट एन ऑपरेशन। उसके बाद में शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, बाइंडिंग अप इज सीवियर केस ऑफ एन ऑपरेशन, बट बाइंडिंग अप करना नहीं है। विजिबल डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग भी होना चाहिए। देन हमने देखा था रश्मि सेठ वर्सेस केमन इंडिया लिमिटेड, मेजोरिटी टर्न इनटू माइनॉरिटी। वी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल, मेजोरिटी कैन क्लेम रिलीफ। जलंधर चक्रवर्ती वर्सेस पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई साहब चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। क्लियर है? अगले केस के ऊपर हम जा रहे हैं अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेस रीगल इंडस्ट्रीज एंड शांति देवी गायकवाड़ वर्सेस संग्राम सिंह टी गायकवाड़। ठीक है, मैं आपको 20-20 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया पहले ये दो जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, काइंड ऑफ छोटे 2 पैराग्राफ, वो एक बार रीड कीजिए। एंड नोटिस के लिए, जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग के नोटिस के लिए मैंने आपको सी एंटर के बेसिक्स में जो चीजें दिखाई थी, थोड़े से पेज टर्न करके नोटिस वाली चीजें एक बार थोड़ी सी रीड कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों रीड कीजिए और नोटिस वाला थोड़ा 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर हम इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो नोटिस के बारे में 2 चीजें यहां पे लिखी है। ओमिशन टू गिव अ नोटिस ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड एज ऑपरेशन,
ठीक है। बट पासिंग अ रेजोल्यूशन इंटेंशनली विदाउट गिविंग अ नोटिस एन ऑपरेशन, बट गिविंग अ शॉर्ट नोटिस इज नॉट एन ऑपरेशन। अब एक्चुअली यहां पे ओमिशन टू गिव ऑपरेशन बोला है, शॉर्ट नोटिस इज नॉट एन ऑपरेशन बोला है, पर मैं आपको ऑपरेशन के बेसिक अंडरस्टैंड, मतलब आपने लिखते वक्त तो ये दो ही लिखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये दो ही लिखने हैं, तो यहां मार्क करके रखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही लिखना है। पर मैं एज ए टीचर बाउंड हूं आपको ये बताने के लिए कि अगर उसमें भी डिटेलिंग में पूछा गया तो आप एग्जाम में क्या लिख सकते हो, इसलिए मेरे को ये बताना जरूरी है। नोटिस को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो ओमिशन किया मतलब दिया ही नहीं, या शॉर्ट नोटिस दिया मतलब कम डेज के लिए दिया। अगर आपने ओमिशन टू गिव नोटिस किया है, ओमिशन हुआ है और वो अनइंटेंशनल है, अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि भैया इच्छा, ऐसा नहीं था कि नहीं देना है, बट कुछ सिचुएशंस के अंदर पोस्ट हमने सभी नोटिस की पर उसमें से एक नोटिस गुम गई, ठीक है, तो नॉन इंटेंशनल है, तो कंपनी हैव एविडेंस दैट इट हैज सेंट अ नोटिस, कंपनी के पास एविडेंस है कि उसने भेजने का पूरा कोशिश किया और फिर भी नहीं पहुंचा, तो इट्स नॉट ऑपरेशन। पर इंटेंशनल ओमिशन है टू ऑल द मेंबर्स और इवन टू अ सिंगल मेंबर, एक सिंगल मेंबर को भी ना देना, इज अ क्लियर केस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इंटेंशनल ओमिशन रहा तो ऑपरेशन है। शॉर्ट नोटिस के केस में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन है ही नहीं, पर मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। शॉर्ट नोटिस दे रहे हो अनइंटेंशनली किसी को भी शॉर्ट नोटिस दे रहे हो, सिंगल मेंबर को अनइंटेंशनली शॉर्ट नोटिस दे रहे हो, ऑपरेशन नहीं है। ऑल मेंबर्स को इंटेंशनली शॉर्ट नोटिस नहीं दे रहे, शॉर्ट नोटिस दे रहे हो, अनइंटेंशनली शॉर्ट नोटिस दे रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो रेटिफाई भी कर सकते हैं। सीए इंटर में हमने देखा है कि शॉर्ट नोटिस 95% ऑफ शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। सो अगर रेटिफाई कर सकते क्या दिक्कत, तो यहां पे भी अनइंटेंशनल शॉर्ट नोटिस रहे ऑल मेंबर को या इंटेंशनल शॉर्ट नोटिस रहे ऑल मेंबर को, वो दोनों उसको रेटिफाई कर सकते हैं। सो ऑल मेंबर्स को शॉर्ट नोटिस इंटेंशनल अनइंटेंशनल कैन बी रेटिफाइड, सो ऑपरेशन नहीं है। पर अगर इंटेंशनल शॉर्ट नोटिस दिया है आपने सिंगल मेंबर को, इंटेंशनल शॉर्ट नोटिस सिंगल मेंबर, सबको 21 दिन का नोटिस भेजा ऑर्डिनरी, और एक ही मेंबर था जिसको आपने सिर्फ 5-7 दिन का नोटिस भेजा, इंटेंशनल शॉर्ट नोटिस, तो ऑपरेशन होना चाहिए, दैट इज एन ऑपरेशन, ठीक है। पर यहां पे उन्होंने जनरलाइज किया है कि शॉर्ट नोटिस इज नॉट एन ऑपरेशन, ठीक है। सो अब इस केस में आप क्या करोगे, जनरलाइज आपको सवाल पूछा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने यही लिखा। हाँ, उन्होंने इसमें से स्पेसिफिक पूछा है कि शॉर्ट नोटिस दिया है, इंटेंशनली दिया है, सिंगल मेंबर को दिया है, तो फिर सीधी बात है कि आपने उसको ऑपरेशन करके ही लिखना है, ठीक है। दिस इज अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेस रिगल इंडस्ट्रीज एंड शांतिदेव गायकवाड़ वर्सेस संग्राम सिंह पी गायकवाड़। चलो मैं चाहूंगा इसको मार्क करके रखिए, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। सो अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेस रिगल इंडस्ट्रीज, तो ऑपरेशन के यहां पे सभी के सभी केस लॉज आपके होते हैं खत्म, ठीक है, सभी केस लॉज आपके होते हैं खत्म, और सभी केस लॉज में अपनी अपनी चीजें काफी अच्छे से दी है। अब मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि कृपया 1 मिनट लीजिए, फटाफट सभी केस लॉज एक बार रिवाइज कर लेते, या फिर एक काम करते मिसमैनेजमेंट के भी केसेस कर लेते, तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। अब कुछ 4 केसेस है मिसमैनेजमेंट के, उसमें से एक तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 1-2 केसेस हो सकता है हमारे ऑलरेडी हो चुके हो। सो विल सी। एसएम रामकृष्ण राव वर्सेस बैंगलोर रेस क्लब लिमिटेड, इसके अंदर बोला है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एमओए बाय पर्सन इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू मिसमैनेजमेंट, कि मेमोरेंडम की कंडीशन को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तोड़ा तो मिसमैनेजमेंट होगा। सीधी बात है कि मेमोरेंडम की कंडीशन को बोर्ड ने तोड़ा तो मिसमैनेजमेंट है, पर ये क्वाइट इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा कवरेज वाला होना चाहिए, ठीक है। आपको सीए इंटर में एक सेक्शन था, सेक्शन 6, दैट एक्ट शॉल नॉट ओवरराइड एमओए एओए, और आपको शायद नहीं पता तो उसके अंदर यह बोला गया था, एक्ट शॉल ओवरराइड एमओए, उसके अंदर यह बोला था कि कंपनीज एक्ट एमओए को ओवरराइड करता है। मतलब अगर देखा जाए हायरार्की वाइज, अगर हायरार्की वाइज देखा जाए तो कंपनीज एक्ट हमेशा एमओए के ऊपर आएगा। अब अगर मैं आपको हायरार्की वाइज कंपनी में दिखाऊं किस प्रकार है, तो कौन किसको ओवरराइड करता है, ये मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। ये हालांकि सेक्शन 6 में भी नहीं लिखा है, पर ये जनरल सब्सटेंस अंडरस्टैंडिंग है। ये खास करके मेरे को ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली वर्कमैन को ओवरराइड करते हैं एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को ओवरराइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ओवरराइड करते हैं मेंबर्स। जब मैं कहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स तो वर्कमैन वगैरह, तो आई मीन वर्कमैन के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को या वर्कमैन के डिसीजन को ओवरराइड करता है एम्प्लॉय का डिसीजन, एम्प्लॉय के डिसीजन को ओवरराइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को ओवरराइड करते हैं मेंबर्स के डिसीजन, ठीक है। और इन सबको ओवरराइड करते हैं कंपनी ने जो एग्रीमेंट किए हैं वो। कंपनी के एग्रीमेंट्स को ओवरराइड करता है एमओए एओए, मतलब पहले एओए, क्योंकि एओए के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, और एओए को ओवरराइड करता है एमओए।
एमओए को ओवरराइड करते हैं डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स, नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस एंड खुद कंपनीज एक्ट। ये तीनों की तीनों तो एज गुड एज लॉज ही है कि कंपनीज एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉज एंड डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन, ये तीनों के तीनों मिलकर लॉ ही होता है, कंपनी लॉ ही होता है। ये कंपनीज एक्ट उसका एक पार्ट है, पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिपार्टमेंट, दिस इज टुगेदर इज अ कंपनी लॉ। सो इट विल ओवरराइड एमओए, एओए। ये सेक्शन 6 में बोला है। ये कौन से सेक्शन में बोला है? 6 में, कि दिस विल ओवरराइड दिस। ये सेक्शन 6 में बोला है, ठीक है। और अब कंपनीज एक्ट को जो ओवरराइड करता है वो है ओवरराइडिंग लॉज, जैसे सेबी, बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस। अगर कभी कंपनीज एक्ट और सेबी में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो सेबी माना जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन माना जाता है, जिसे ओवरराइडिंग लॉज कहते हैं। ओवरराइडिंग लॉज को भी ओवरराइड करते हैं बेस लॉज, जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। ये ओवरराइड करते हैं ओवरराइडिंग लॉज को भी। और बेस लॉज को ओवरराइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेस लॉज को ओवरराइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड करते हैं रीजनल लॉज, जिनको क्रॉस कंट्री लॉज कहते हैं, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सार्क वाले लॉज, साउथ एशिया रीजनल काउंसिल वाले लॉज। चाहिए आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, ये सुनो, सार्क वगैरह। और रीजनल लॉज को ओवरराइड करते हैं यूनाइटेड नेशंस के लॉज, यूनाइटेड नेशंस के लॉज। चाहिए ये 1995 मिटा देना। सो यूनाइटेड नेशंस के लॉज ये ओवरराइड करते हैं आपके रीजनल लॉज को। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के लॉज और रीजनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बेस लॉज और ओवरराइडिंग एक्ट और कंपनीज एक्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिपार्टमेंट और एमओए और एओए और एग्रीमेंट और मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यहां बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल नॉट वायलेट एमओए, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिर्फ एमओए वायलेट नहीं करना चाहिए, तो मिसमैनेजमेंट होगा। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, भाई साहब, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेंबर को भी वायलेट किया तो भी मिसमैनेजमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो एग्रीमेंट कंपनी के उनको वायलेट किया तो भी मिसमैनेजमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एओए, एमओए इनको वायलेट किया तो भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनीज एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉ, डिपार्टमेंट, ओवरराइडिंग लॉ, बेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनल लॉज, इवन यूनाइटेड नेशन के लॉज को भी वायलेट किया तो भी मिसमैनेजमेंट ही है। सो ये सेंटेंस काफी इनकम्प्लीट है, काफी छोटा स्कोप वाला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरराइड एमओए इज मिसमैनेजमेंट। नहीं, ऊपर के जितने भी, बोर्ड के ऊपर जितने भी ओवरराइडिंग है उन सबको ओवरराइड किया उनको सबको तोड़ा तो भी मिसमैनेजमेंट ही माना जाएगा। क्लियर है? ये केस को भी मार्क कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी? सो ये हो गया एसएम रामाकृष्ण राव वर्सेस बैंगलोर रेस क्लब। नेक्स्ट है मलयालम प्लांटेशंस इंडिया लिमिटेड। अब इस केस लॉ को मैं आपको बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्क करके रखिए, पेंडिंग करके। ये हम सेक्शन 180 के वक्त डिस्कस करेंगे। सेक्शन 180 जब हम लेंगे ना, तो उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे, या थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। इसको सिर्फ पेंडिंग करके मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला है सुरेश कुमार संघई वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड। ये ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डेफिनेशन में हमने केस ऑलरेडी देखा हुआ था। मेंशन कर दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डेफिनेशन है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड कहता है। और यहां पे एक सिंपल डिसीजन दिया है कि डायरेक्टर्स में अगर डिस्प्यूट हो गया, झगड़े हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल केस लॉ एकदम कि डिस्प्यूट अमंग डायरेक्टर इज अ मिसमैनेजमेंट। और सबसे आखिरी आरएस माथुर वर्सेस एचएस माथुर। इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कौन से टेंसेस में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होता है। तो याद रखना, ऑपरेशन, पास्ट टेंस वाली चीज ऑपरेशन नहीं होती, वो उस वक्त ऑपरेशन होगी। 4 साल पहले डिविडेंड नहीं दिया था, वो उस वक्त हो सकता है ऑपरेशन है, पर वो आज ऑपरेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। पास्ट वाली कोई भी चीज आज ऑपरेशन नहीं बोली जाएगी जब तक कंटिन्यूअस इंपैक्ट नहीं है। आज अगर किसी चीज का इंपैक्ट है, कोई एक्ट है, तो उसको ऑपरेशन बुलाएगा। फ्यूचर में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो ऑपरेशन नहीं हो सकता। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप ऑपरेशन क्लेम करना, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ये अजम्पशन में, ये परसेप्शन में ऑपरेशन मत बोल देना, ठीक है। सो पास्ट एंड फ्यूचर इज नॉट एन ऑपरेशन, ओनली प्रेजेंट इज एन ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट में 5 साल पहले फ्रॉड हुआ, ये अभी मिसमैनेजमेंट नहीं है। 5 साल पहले फ्रॉड हुआ, अभी मिसमैनेजमेंट। हाँ, अभी फ्रॉड चल रहा है तो अभी मिसमैनेजमेंट है, अभी फ्रॉड चल रहा है तो अभी मिसमैनेजमेंट है। हर्षद मेहता ने 5 साल पहले फ्रॉड किया, इज नॉट अ मिसमैनेजमेंट, पर अभी हर्षद मेहता फ्रॉड कर रहा है तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है। एंड आगे जाके फ्यूचर में मिसमैनेजमेंट होगा, आगे जाके फ्यूचर में मिसमैनेजमेंट होगा। हमारे कंपनी के अंदर हम खतरनाक लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं कि भाई साहब विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, अजीम करीम तेलगी। तो ऐसी सिचुएशन में उनसे बचाने के लिए फ्यूचर वाला भी मिसमैनेजमेंट हो सकता है। सो मिसमैनेजमेंट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑपरेशन इज जस्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, मिसमैनेजमेंट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, ये भी मार्किंग कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया।
जैसे आपको मेंशन किया था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर एक केस है री मलयालम प्लांटेशंस इंडिया लिमिटेड, और वो केस के लिए हमको पहले सेक्शन 180 समझना जरूरी है। तो डायरेक्टर मॉड्यूल के 2.46 पेज नंबर के ऊपर हूं मैं, आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई मार्किंग इसके अंदर सच नहीं है। आपको रीड करने के लिए हो सकता है सिर्फ आने की जरूरत पड़ जाए, पर फिलहाल से बोर्ड के ऊपर ध्यान दें, रीडिंग के लिए बाद में आप आ सकते हो। सेक्शन नंबर 180 कुछ सीवियर पावर सिर्फ जनरल मीटिंग को ही देता है। कुछ सीवियर पावर जो अगर बोर्ड के हाथ में दिए तो हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का बेड़ा गर्क कर दे। तो कुछ ऐसे सीवियर पावर है जो सेक्शन 180 सिर्फ जनरल मीटिंग को देता है, और बोर्ड ने अगर वो पावर बिना जनरल मीटिंग के अप्रूवल के यूज किए तो ऐसे सिचुएशन में मिसमैनेजमेंट श्योर होगा। सो नीचे दिए गए 4 पावर्स के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है सेक्शन 180 में। नीचे दिए गए 4 पावर्स के लिए सेक्शन 180 में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन है, और अगर बोर्ड ने बिना स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग के ये पावर एक्सरसाइज किए तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। जिसमें पहला है सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अगर कंपनी का सब्सटेंशियल एसेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेच रहे हैं, एसेट कंपनी में बिजनेस करने के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको बेच रहे हैं, सो नॉन सब्सटेंशियल बेच रहे हैं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड बेच सकता है। जैसे कोई फर्नीचर बेचना है, लैपटॉप वैपटॉप बेचना है, ठीक है, छोटी मोटी एसेट बेचनी है, वो नहीं। सब्सटेंशियल है जो एक तो पूरे एसेट का 20% ऑफ नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, 20% ऑफ नेटवर्थ है वो एसेट, या 20% ऑफ नेट प्रॉफिट वो एसेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि 20% नेट प्रॉफिट उसी एसेट की वजह से आता है, या कोई सब्सटेंशियल ब्लॉक ऑफ एसेट है जो 20% है, ठीक है। कई बार सिंगल एसेट नहीं होता, ब्लॉक ऑफ एसेट होता है जो 20% होता है। तो अगर वैसा है और अगर आप उसको सेल कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल कर रहा है, तो उसके लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और अगर बोर्ड ने स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं किया लिया, क्लियर केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। कंपनी को अगर अमलगमेशन, मर्जर, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, स्पिन ऑफ, अंडरटेकिंग सेल, बिजनेस सेल की वजह के तरफ से, बिजनेस सेल के वजह से कोई कंपेंसेशन मिला, जैसे टाटा कंपनी के पास सॉल्ट बिजनेस है और टाटा ने सॉल्ट वेंचर बेच दिया, कंपेंसेशन मिला उनको सॉल्ट वेंचर बेचने के लिए, तो ये टाटा कंपनी ने इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट गिल्ड टेस्ड सिक्योरिटीज में, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में। ट्रस्ट सिक्योरिटीज मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई दिमाग को टेंशन ही नहीं। सो ये कंपनी ने जो उनको कंसिडरेशन मिला है अगेन सेल ऑफ द अंडरटेकिंग और द सेल ऑफ द कंपनी और सेल ऑफ द बिजनेस के लिए जो उनको कंपेंसेशन मिला है, ये सिर्फ ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कंपनी ने इन्वेस्ट करना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदर देन ट्रस्ट, अगर से अदर देन सेफ इन्वेस्टमेंट अगर वो करता है तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट वो नहीं करता है, कुछ और करता है, तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये चीज यहां पे बोली गई है, अगर ये सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। और अगर बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं नॉन सेफ इन्वेस्टमेंट, तो यह मिसमैनेजमेंट है। फिर तीसरा पावर है बोरिंग। कंपनी अगर बोरिंग, अब बोरिंग देखो डे टू डे बिजनेस है, तो और कैसा है कि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा बहुत बोरिंग शॉर्ट टर्म लगता ही है, क्रेडिट, सीसी वगैरह एक्सेट्रा। तो इसलिए इसके अंदर 2 पार्ट है, एक तो नॉन सब्सटेंशियल बोरिंग, ये सेक्शन 179 में एंटरटेन किया जाता है, वो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से हो सकता है, एंड एक सब्सटेंशियल बोरिंग जो सेक्शन 180 में एंटरटेन किया जाता है, जिसके लिए जीएमएसआर लगेगा। सो एक लिमिट दी है, एक लिमिट दी है, एक लिमिट है, समझो ये मनी लाइन है, ये लिमिट है, लिमिट के नीचे बोरोइंग कर रहे हो सब मिला के, सभी बोरोइंग्स मिला के लिमिट के नीचे है, तो बोर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी, फिर वो मिसमैनेजमेंट नहीं है, लिमिट के नीचे है तो। लेकिन लिमिट के ऊपर बोरोइंग है तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बोर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, जीएमएसआर लगेगा, और अगर ये पास नहीं किया तो मिसमैनेजमेंट है। सो इसलिए बोला है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज लेस देन पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिमिट है भैया आपका पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलके आ रहा है समझो 100 करोड़, तो आपका एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड बोरोइंग मतलब जो पहले से बोरोइंग है और जो नया कर रहे हो, वो अगर ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नीचे है, तो भैया सिर्फ प्रपोज बोरोइंग के लिए, क्योंकि प्रपोज बोरोइंग भी इंक्लूड कर रहे हैं, समझो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है 60 करोड़, प्रपोज बोरोइंग है 20 करोड़, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 करोड़ है, ठीक है, एग्जिस्टिंग 60, 20, 80 हो गया, नीचे ही है, तो 20 के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफी है। सेक्शन 179 इसके पहले सेक्शन में, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है। पर एग्जिस्टिंग बोरोइंग ही 90 है, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग बोरोइंग 90 है, प्रपोज बोरोइंग 40 है, हो रहा 130 है, या प्रपोज बोरोइंग 50 है, हो रहा है 140 है, ठीक है, ये तो जा रहा है लिमिट के बाहर, ये तो लिमिट के बाहर जा रहा है। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो 100 करोड़ है उसके लिमिट के बाहर जा रहा है, ये तो औकात के बाहर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर पास नहीं किया तो भाई साहब मिसमैनेजमेंट है।
हां, इस बोरिंग के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं आते, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं आते, नो जीएमएसआर इज रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म बोरिंग। पर हां, शॉर्ट टर्म बोरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए छोटा सा चार्ट, शायद मैंने ड्रॉ भी किया होगा, इधर कर देता हूं लिटिल लिटिल। सो अगर मैं बोलूं शॉर्ट टर्म बोरिंग फॉर नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म बोरिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह, नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो ये इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूड इन लिमिट, लिमिट्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो इंक्लूड इन लिमिट्स, इंक्लूडिंग लिमिट, तो लिमिट बढ़ जाएगी, लिमिट बढ़ जाएगी तो रेजोल्यूशन लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ओनली प्रपोज्ड बोरिंग के लिए आपको जीएमएसआर पास करना है, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड अगर कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस ही लेंडिंग बोरिंग है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इनका बेसिक बिजनेस ही लेंडिंग बोरिंग है, तो क्या हर बार आप क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे? बैंकिंग कंपनी भी लोन देना है, बोरिंग लेना है, तो क्या स्पेशल? नहीं। सो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका मेन बिजनेस ही वही होता है। तो भैया यहां पे बोर्ड का ऑर्डिनरी, लिमिट के अंदर है बोर्ड का ऑर्डिनरी, वो मिसमैनेजमेंट नहीं है, पर लिमिट के बाहर है जीएमएसआर, ये पास नहीं किया तो मिसमैनेजमेंट है, ठीक। और सबसे आखिरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी की तरफ कोई डेट ड्यू है, कोई पैसा ड्यू है, बोर्ड को वो पैसा पे करना है और उनको समय दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है कि भैया अभी पे करना था, चलो और 2 महीने ले लो, तो उसके लिए भी जीएमएसआर लगता है, क्योंकि बोर्ड इसमें फ्रॉड कर सकता है। बोर्ड ही मैनेज कर रहा है, बोर्ड खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही लेंडर है, खुद ही रिसीवर है, ठीक है, खुद ही गिवर है, खुद ही रिसीवर है, तो फ्रॉड कर सकता है ना। इसलिए जीएमएसआर बोला अगर ये पास बिना किए आपने बोर्ड का टाइम लिमिट, डेट ड्यू का एक्सटेंड कर दिया तो मिसमैनेजमेंट है। ऐसी ये 4 चीजें बोली गई है सेक्शन 180 में जो मिसमैनेजमेंट में आती है। आप चाहिए तो ये मार्किंग कर लीजिए और ऊपर सेक्शन नंबर अभी आप रीड कर सकते हो। प्लीज कम टू पेज नंबर 2.43 एंड 2.43 एंड 2.44 रीड कर लीजिए। 2.43, 44 पूरा 180 सेक्शन नंबर रीड कर लीजिए। जो मैंने एक यहां पे चार्ट में दिया है वो मार्किंग आप कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। ओके, इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज का मतलब है मयूर बेटा कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो कंपेंसेशन आया है, जो कंपेंसेशन आया वो सेफ रखना चाहिए, तो आपने उसको सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, अदर देन सेफ इन्वेस्टमेंट किया। मतलब अदर देन जो सेफ सिक्योरिटीज है उसमें आपने इन्वेस्ट किया। आपने गवर्नमेंट गिल्टेज बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए था, पर आपने उससे नहीं किया, आपने दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो ऐसे सिचुएशन में जीएमएसआर लगना चाहिए, ये बोला है। इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज का मतलब अदर देन गिल्टेज सिक्योरिटीज, अदर देन सेफ सिक्योरिटीज, आप उसको रिस्क लेके किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो जीएमएसआर लगेगा। ठीक है, रीडिंग हो जाए, डन कर दीजिएगा। डन हो गया। सो जैसे नेहा ने बोला उसका डन हो गया, बाकी और लोगों का आई गेस डन हो गया होगा। ठीक है, 180 पढ़ के बहुत बढ़िया। अब मैं वापस जाना चाहूंगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के अंदर। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। अब यहां हमने ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का पूरा मीनिंग समझ लिया है। नाउ इट इज अ टाइम कि हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के अंदर जाना शुरू करें। पहले मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन स्ट्रक्चर बोलना चाहूंगा और सेक्शन स्ट्रक्चर बोलने के बाद मैं चैप्टर के अंदर एंटर करूंगा। जिस प्रकार ये चैप्टर ड्राफ्ट किया गया है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अथू। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है अथू, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर कोई सेंस ही, मतलब ड्राफ्टिंग में कोई सेक्शन नंबर ड्राफ्टिंग में कोई सेंस ही नहीं है। मैं फ्रैंकली बोलूं तो कंपनीज एक्ट 1956 में मुझे ऐसा लगा करता था कि नहीं यार, सेक्शन ड्राफ्टिंग सेंस थोड़ा ठीक है, ये तो पूरा बिगड़ा हुआ ही है कि भैया डिन जैसी प्रोसीजर्स के लिए 4-5 सेक्शन ठोक के रख दिए। ठीक है, मतलब एनीवेज, अब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम की चीज है नहीं, मेरे कमेंट्स वैसे भी कुछ काम के आएंगे नहीं, उससे अच्छा पढ़ ले। सेक्शन नंबर 241 इज एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब क्या बोला है देखो 241 में कि एप्लीकेशन है फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, पर एप्लीकेशन करना कैसे है वो 244 में बोला है। इसलिए देखो दोनों मैंने एक ही कलर में रखा है। 241 में बोला है कि एप्लीकेशन कर सकते, पर करना कैसे है 244। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आई होप सो कि बहुत मजा आया होगा आपको ये देख के। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन किया है, फिर एनसीएलटी एक्शन लेगा, तो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी 242 में एंड नो कंपेंसेशन। उस ऑर्डर में अगर एनसीएलटी किसी को हकाल देता है, डायरेक्टर को, थर्ड पार्टी को किसी को हकाल देता है, तो उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ये 243 में लिखा है। चलो गुड, एटलीस्ट दो एक साथ आए। ठीक है,
पर उसके भी अंदर अगर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन है जो एक्शन लेना चाहता है, क्लास ऑफ पर्सन जैसे डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं, डिवेंचर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन 245 में दिया है क्लास एक्शन. डिपॉजिटर, स्मॉल शेयर होल्डर, दे कैन अप्लाई इन 245. ठीक है. एंड 246 में इस सेक्शन का मतलब ऑपरेशन में वाइंडिंग अप के सेक्शंस कैसे लगेंगे ये बोला है. हालांकि 246 इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जो सेक्शन वाइंडिंग अप के यहां बोले जा रहे हैं वो सेक्शन ही हमारे सिलेबस से डिलीटेड है. मतलब यहां पे ये बोला गया है कि सेक्शन नंबर 337, मैं कलर भी ब्लैक ही रखूंगा, सेक्शन 337 से लेकर 341 ऑफ वाइंडिंग ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अप्लाई होगा. हालांकि हमारे सिलेबस से ही 337 से 341 गायब है, तो ये पूरा सेक्शन ही हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. तो इफेक्टिव सेक्शन सिर्फ 5 बचे. चलो आओ वो करते हैं. पर ये 5 सेक्शंस के ऊपर एक हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक सेक्शन पेंडिंग है, अगर आपको याद होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. याद है मैंने बोला था कि ऑपरेशन चैप्टर के बाद हम लेंगे, तो अगर पॉसिबल हो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. सो आ जाइए, पूरा ध्यान डबल, ट्रिपल, चौबल, 5 बल, 6 बल, 7 बल मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. सबसे पहले मैं घुस रहा हूं 241 में, एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. उसके लिए मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा होल्ड सेक्शन नंबर 241 के स्ट्रक्चर में. ठीक है. इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 6.13 पे. 6.13 फटाफट आ जाइए सब लोग. पेज नंबर है 6.13. एवरीबडी प्लीज कम. पेज नंबर 6.13 के ऊपर आ जाइए प्लीज एवरीबडी. डन. चल बहुत बढ़िया. अब मैं चाहूंगा कि 6.13 के ऊपर ध्यान दीजिएगा. 6.13 का स्ट्रक्चर क्या है ये मैं पहले आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं. 6.13 पे सेक्शन नंबर 241 का स्ट्रक्चर क्या है ये मैं पहले आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं. सबसे पहले तो जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का डेफिनेशन. ठीक है. ये सबसे पहले तो यहां पे दिया गया है पहले 2 पॉइंट में. पहले 2 पॉइंट में देखो, अफेयर्स ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग कंडक्टेड, मैनर प्रेजुडिशियल, मटेरियल चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ये पहला पार्ट है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, सो रीडिंग का कंटेंट है. और उसके बाद में जो प्रोसीजर दिया है दैट इज रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. जो बचा हुआ है वो है रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये प्रोसीजर जो है ये एक्चुअली ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 388 बी से लेके ई में हुआ करता था. अभी आपको ये एप्लीकेबल नहीं है बी से ई, पर वो मतलब ड्राफ्टिंग इतना बेकार है ना इस पूरे चैप्टर का कि देखो 241 में बोला गया है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का डेफिनेशन. हालांकि सेक्शन का नाम क्या है, राइट टू अप्लाई बाय मेंबर्स, कि मेंबर एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कैसे करेंगे उसमें डेफिनेशन दिया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे हकालेंगे ये दिया है. यहां एक्चुअली एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये बोलना चाहिए था, बट एनीवेज ये दिया है. अब इसमें से डेफिनेशन तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, हमने डेफिनेशन देखा है, आप उसको चाहिए तो रीड कर सकते हो. मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा बचे हुए कंटेंट के ऊपर जो है रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके लिए मैंने यहां पे एक चार्ट दिया है. ठीक. ओल्ड कंपनीज एक्ट में इसके लिए सेपरेट पूरा रेंज था 388 बी से लेके ही, रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनीज एक्ट 2013 में इसके लिए कोई डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है. 241 जो पार्ट है उसी के अंदर 2-3 पार्ट के. 241 का पहला पार्ट है मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. 241 का सेकंड पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सू मोटो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह को अगर रिमूव करना चाहे और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाहे, सीजी सू मोटो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके बोर्ड को रिमूव करना चाहे तो चलेगा. फिर 388 बी से लेके ई का जो कंटेंट है वो रिमूवल का यहां डाला है, और फिर चौथा थोड़ा बहुत मिसलेनियस एक हाथ पॉइंट है. अब इसमें से मीनिंग तो हो चुका है, सीजी चाहे तो सू मोटो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके अप्लाई कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए. अब हम आते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिमूव किए जा सकते हैं अगर वो 4 रीजंस में फंसते हैं, 4 चीजों में फंसते हैं. पहला है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉड, मिसफिनेंस, नेग्लिजेंस या फेल टू कंडक्ट ड्यूटी, इसमें से कोई भी चीज अगर वो करते हैं, फेल टू कंडक्ट ड्यूटी, इसमें से कोई भी चीज अगर उनसे होती है तो रिमूव हो सकते हैं. ये पहला पार्ट है. मैं 4 रीजंस में से पहला रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन कि इनमें से कोई भी. ठीक है. दूसरा, इफ दे आर नॉट मैनेजिंग अ कंपनी एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस, इसको मैं सेकंड हेडिंग को मैं कहूंगा मिसमैनेजमेंट, क्योंकि यही तो हमारा मिसमैनेजमेंट का डेफिनेशन है ना. सो दिस इज मिसमैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉड और निग्लिजेंस बोल सकते हैं इसको. सो अगर मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, या डैमेज टू ट्रेड और बिजनेस और द इंडस्ट्री, थर्ड वाला डैमेज,
और आई गेस फोर्थ वाला is also damage, but it is a damage to creditor, member or public. So fourth वाला public interest, public, members interest and creditors interest. सो अगर ये चार चीजों के केस में डायरेक्टर ठीक से वर्क नहीं करता है, मतलब फ्रॉड करता है, निग्लिजेंस करता है, फेल टू कंडक्ट ड्यूटी है, मिसमैनेजमेंट है, डैमेज टू ट्रेड और बिजनेस या इंडस्ट्री है, एंड पब्लिक या मेंबर या क्रेडिटर्स को अगर अलग लेवल पे वो डैमेज करता है, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक अ रेफरेंस टू एनसीएलटी, सीजी एनसीएलटी को रेफरेंस देगा, ठीक है, एंड एनसीएलटी विल इन्वेस्टिगेट एंड पास ऑर्डर फॉर रिमूवल. एनसीएलटी इन्वेस्टिगेट करेगा और रिमूवल का ऑर्डर पास करेगा. ठीक है, एनसीएलटी इस जगह पे डायरेक्टर को हकाल सकता है. ऑब्वियसली जब भी रिमूवल किया जाएगा साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओओबीएच, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डायरेक्टर को देना जरूरी है. ठीक है, मैं चाहूंगा कृपया इसको लिख के रखिए. गो फॉर इट फास्ट, फटाफट लिख लीजिएगा तुरंत से भी पहले. गो फॉर इट फास्ट. चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार. आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. लेट्स गो. सो ये हो गया सेक्शन नंबर 241. अब 241 तो मैंने आपको समझा दिया. इसको आराम से चाहिए तो आराम से होमवर्क में रीड करना, अभी रीड करने की जरूरत नहीं है. आराम से होमवर्क में रीड करना चाहिए तो लिख के रखिए होमवर्क रीडिंग. ठीक है, अब जंप करके मैं जाना चाहूंगा 244 के ऊपर, क्योंकि आपको उसके सिवा समझ में नहीं आएगा. 244 इज ऑन 6.10. यहां हम देखने वाले हैं कि भैया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है. ठीक है, हु कैन अप्लाई. सो 244 के अंदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है और जिस कंपनी में गारंटी है दोनों सेपरेट है. जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है वो कंपनी में लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई कर सकते हैं. लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एनीवन हु इज द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन अप्लाई. 100 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्डर्स. सो अगर मैं यहां पे बताऊं तो 100 मेंबर्स का 100 मेंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर 200 है तो उसका 20 मेंबर्स आएगा, साइड में लिखा है. एंड इशूड शेयर कैपिटल 1/10 50 लोग होल्ड कर रहे हैं तो साइड में 50 आएगा कि 1/10 50 ने होल्ड किया, साइड में 50. इनमें से विचेवर इज लोएस्ट 120 150, 120 एंड 50, उनमें से विचेवर इज लोएस्ट तो 20 मेंबर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो 100 मेंबर जैसा का वैसा. समझो टोटल मेंबर 2000 है, उसका 1/10 तो 200 आ रहा है. आप देख सकते हो यहां पे 100 फिर 200 आ रहा है, 2000 का 1/10. और अगर 1/10 कैपिटल 500 मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं तो यहां 500, विचेवर इज लोअर तो यहां पे 100 मेंबर्स आ सकता है. तो मैंने दोनों सेट करके दिए कि भैया 100 मेंबर्स के नीचे भी लिमिट जा सकती है, 100 मेंबर के ऊपर लिमिट गई तो 100 मेंबर्स कैन अप्लाई. ये शेयर कैपिटल कंपनी में. गारंटी कंपनी में स्ट्रेट अवे बोला है 1/5 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 20% शेयर, 20% गारंटी गिवर्स कैन अप्लाई. एंड अगर सीजी खुद अप्लाई करना चाहता है सुमोटो तो सेक्शन 241 में अप्लाई कर सकता है. अभी अभी हमने देखा कि 241 के अंदर उसको राइट है कि वो अप्लाई कर पाए. सो मेंबर जो नॉर्मली इधर क्वालिफाई नहीं होते, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा स्पेसिफिकली, जो मेंबर स्पेसिफिकली 1 और 2 में क्वालिफाई नहीं होते वो 3 में अप्लाई करते हैं. मेंबर्स नॉट क्वालिफाइंग इन 1/2, ठीक है, इन फर्स्ट 2 कैटेगरीज कैन अप्लाई टू सीजी इन 3. ठीक है, ये मैं आपको यहां पे मेंशन करना चाहूंगा. अब सवाल उठता है एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता है. तो कौन कौन कर सकता है, इससे ज्यादा तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा कि ये याद रखो कौन नहीं कर सकता. वैसे तो सभी रीड करना चाहिए, इसलिए सभी रीड करते हैं. अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने पैसा ही पे नहीं किया है तो कोई हक नहीं है. जॉइंट होल्डर्स कर सकते हैं. मेंबर इन डिमेटलाइज सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स कर सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है. शेयर वारंट होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होते. वो तो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो गया, वारंट ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप चेंज हो जाती है. ट्रांसफर अंटिल ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड, जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होता तो ट्रांसफर मेंबर ही नहीं है. मेंबर ही नहीं है तो कहां से अप्लाई करेगा. पर्सन होल्डिंग डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट कैन अप्लाई क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो मेंबर है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, कोई मेंबर अगर मर गया उसका रिप्रेजेंटेटिव वो भी अप्लाई कर सकता है. अब इनमें से आप ये याद रखिए, ये याद रखने से अच्छा कि कौन अप्लाई कर सकता है, ये याद रखिए कि कौन नहीं कर सकता. अनपेड कॉल, शेयर वारंट, ट्रांसफर या अंटिल ट्रांसफर्ड रजिस्टर्ड, इतना भी याद रखा तो भी आपका काम हो जाएगा. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं. ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा. ये होने के बाद में अब मैं चाहूंगा पहले तो ये मार्क कर लीजिए, मैंने जो ये साइड साइड में लिखा हुआ है ये फटाफट लिख लीजिए, ये आपके काम में आएगा. गो फॉर इट फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं.
डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़ते हैं आगे। चल, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही कुछ केस लॉज है जो यहां पे हमें एंटरटेन करना जरूरी है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। यहां मेंशन किया गया है जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी मिल। सर कितने केस लॉज है सर, जीवन में इतने सारे केस लॉज याद कैसे करेंगे? करना पड़ेगा बेटा, अपन सीए फाइनल पे है, ऑप्शन नहीं है जीवन में, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? पक्का है ना, ऑप्शन नहीं है। जगदीश चंद्र मेहरा वर्सेस न्यू इंडिया एम्ब्रॉयडरी मिल्स लिमिटेड, जिसके अंदर मेंशन किया गया है 100 मेंबर्स ने समझो 1 जून 2025 को अप्लाई किया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसमें से 20 मेंबर ने खुद के शेयर सेल कर दिए एप्लीकेशन के बाद। क्या एप्लीकेशन वैलिड है? तो आंसर है यस, एप्लीकेशन इज वैलिड। 80 मेंबर बचे तो भी एप्लीकेशन वैलिड है। क्लियर है आंसर? यहां हम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम मेंबर्स 100 है, मतलब एज पर अबाउ लिमिट हमें 100 मेंबर्स की जरूरत है, ऐसा अपन अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा, सैदाबाद टी कंपनी वर्सेस सुरेंद्रनाथ घत्तक के अंदर बोला है 100 मेंबर्स ने अप्लाई किया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, 10 मेंबर के शेयर्स, 10 मेंबर के जो मेंबरशिप है वो अनस्टैम्प्ड ट्रांसफर की वजह से, ये हो गया, मेंबरशिप उनका चला गया, 90 बचे तो भी एप्लीकेशन वैलिड है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, माखनलाल जैन वर्सेस अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड के अंदर बोला है 100 मेंबर्स ने अप्लाई किया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, 30 मेंबर का कंसेंट जो है वो बेकार था, 30 मेंबर्स का जो कंसेंट है ना वो बेकार था, मतलब म्हणजे 30 मेंबर्स का कंसेंट पहले नहीं लिया था, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद 30 मेंबर्स ने कंसेंट दिया। ठीक है, 30 मेंबर कंसेंटेड राइटिंग आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर एप्लीकेशन। कंसेंट हमेशा एप्लीकेशन के पहले चाहिए भाई साहब, ये आफ्टर एप्लीकेशन वाला कंसेंट नहीं चलेगा। सो अगर ये ऑब्जर्व हुआ कि 30 मेंबर, हाँ पकड़ा नहीं गया तो बात अलग है, पकड़ा नहीं गया बात है, पर पकड़ा गया कि 30 मेंबर ने बाद में कंसेंट दिया है, एप्लीकेशन इनवैलिड, एप्लीकेशन ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना, ये खास केस है जहां पे सिर्फ एक जगह पे एप्लीकेशन इनवैलिड होता है, तो इसको स्टार मार्क करना। माखनलाल जैन वर्सेस अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड। शंकर वर्सेस साउथ इंडियन कंसर्न्स के अंदर बोला है 100 मेंबर ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, 5 मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि उनका कंसेंट कोअर्शन से लिया है। ये भी एक है, कंसेंट के दोनों जो केसेस है, ये दोनों के केस में एप्लीकेशन इनवैलिड है, एक तो कंसेंट नहीं लिया या कोअर्शन से लिया, दोनों सिचुएशन में एप्लीकेशन इनवैलिड है, कंसेंट वाले दोनों केसेस में। याद रखना, यहां पे चाहिए तो लिख के रखिए, बोथ केसेस ऑफ कंसेंट एप्लीकेशन इनवैलिड। ठीक है, तुषार पूछ रहा है सर ये फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट नहीं होगा क्या 100 मेंबर अप्लाई करेंगे तो? बेटा 100 मेंबर मिलके अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि 100 मेंबर 100 एप्लीकेशन कर रहे हैं, 100 मेंबर मिलके अप्लाई करते हैं, या जो भी मिनिमम नंबर है वो मिलके अप्लाई करता है। ठीक है, और ये मिनिमम है, इससे ज्यादा नंबर हो सकता है तो सब मिलके अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट वैसे भी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव में बोला गया है 100 मेंबर ने अप्लाई किया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, 10 मेंबर्स ने बाद में एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, 10 मेंबर्स ने बाद में बोला नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं करना, हमारी गलती हो गई, फिर भी एप्लीकेशन वैलिड है। क्लियर है? सो ये एप्लीकेशन वाले केसेस है सेक्शन नंबर 244 के, आप चाहो तो उसको एक बार रीड कर सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये अगर सिचुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो बढ़ते हैं आगे, कंसोलिडेट करना डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद में 242 के ऊपर जाते हैं, ऑर्डर बाय एनसीएलटी। ठीक है, अब एप्लीकेशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो गया है, तो अब सवाल है एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। सबसे पहले तो एनसीएलटी शेयर होल्डर के खिलाफ ऑर्डर पास करेगा जिन्होंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा ताकत है शेयर्स की, तो एनसीएलटी बोल सकता है जो ऑपरेशन करे उन शेयर होल्डर के शेयर सेल कर दिए जाए या उनके शेयर्स रिड्यूस किए जाए बाय रिडक्शन इन कैपिटल और बायबैक का सेक्शन 68 है, तो भैया उनके शेयर सेल कर दिए जाए तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, या उनके शेयर बायबैक कर ले कंपनी तो भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा, या उनके शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन कर दे, उनका ट्रांसफर अलॉटमेंट सब रिस्ट्रिक्ट कर दे, सो दैट अगर फ्रॉड होने वाला है या प्रॉब्लम होने वाला है तो थम जाए। सिंपली इससे हम ओवरऑल होल्डिंग पावर रिड्यूस करेंगे, जिससे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा।
ये पहला है। दूसरा, अगेंस्ट मैनेजमेंट एनसीएलटी कौन से ऑर्डर पास कर सकता है? पहले तो टर्मिनेट मॉडिफाई द एग्रीमेंट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर, मतलब डायरेक्टर मैनेजर को स्ट्रेट अवे हकाल सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। ये 242 का रिमूवल है। 242 का रिमूवल हमने कई बार देखा है। एक 169 में रिमूवल होता है और एक 242 में। हमने इसको 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी में देखा है, वैकेशन ऑफ ऑफिस में, कि रिमूवल बाय एनसीएलटी वैकेशन ऑफ ऑफिस के लिए। उसके बाद में रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, अगर फ्रॉड मिसमैनेजमेंट किया है तो उसने जो प्रॉफिट कमाया डायरेक्टर मैनेजर ने उसको रिकवर करे, और वो प्रॉफिट जो मिल रहा है वो कंपनी रखे या तो फिर आईपीएफ में ट्रांसफर करे। व्हाट इज आईपीएफ? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर के एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने फंड बनाया, या विक्टिम्स को दे दे जिनको डैमेज हुआ है। तीसरा, नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करे। ये नॉमिनी डायरेक्टर्स सत्यम के केस में 6 नॉमिनी डायरेक्टर सीजी ने अपॉइंट किए थे फ्रॉड के केस में। या चौथा, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोले यहां 163 शुरू होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, कि किस तरीके से नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। मेथड 2 यहां शुरू होता है कि मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 163 के हिसाब से बोले ये अगेंस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। सो यहां शेयर होल्डर का पावर कम कर दिया, जो डायरेक्टर फ्रॉड कर रहे थे उनको हकाल दिया, उनसे पैसा भी ले लिया, या सीजे ने खुद के नॉमिनी अपॉइंट कर लिए, या फिर नया तरीका बोल दिया डायरेक्टर अपॉइंट करने का जिससे ऑपरेशन हो ही ना पाए। सबसे आखिरी, अगेंस्ट थर्ड पार्टी का ऑर्डर पास हो सकते हैं कि भैया फ्यूचर में जो और एम्प्लॉय कंडक्ट द फ्यूचर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एनसीएलटी बोल सकता है हम फ्यूचर के अफेयर्स कंडक्ट करेंगे सबके साथ, बिजनेस फ्यूचर में हम करेंगे। कॉस्ट वगैरह लगा सकता है एनसीएलटी ऑर्डर पास करके, और जो गुड सर्विसेज वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं लास्ट 3 मंथ्स में, पिछले 3 मंथ्स में गुड सर्विसेज के जो कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी के या एम्प्लॉयमेंट के, उसको एनसीएलटी सेट असाइड कर सकता है। ठीक है, ये यहां पे बोला है अगेंस्ट शेयर होल्डर, अगेंस्ट मैनेजमेंट, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। एनसीएलटी तो यहां पे भाई साहब इतना जबरदस्त है कि एनसीएलटी यहां पे फाइनल ऑर्डर भी पास कर सकता है आफ्टर कंक्लूजन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंटरिम ऑर्डर, और एक ऑर्डर तो ऐसा एनसीएलटी पास कर सकता है जिसमें वो अल्टरेशन ऑफ एमओए बोल सकता है, एमओए का अल्टरेशन जो कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड करेगा। अभी पढ़ा था सेक्शन 6 के अंदर कि कंपनीज एक्ट को एमओए ओवरराइड नहीं कर सकता। अभी 242 के अंदर एनसीएलटी को पावर दिया है कि ये एमओए में कुछ भी लिखे वो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। पूरे कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन में एक लोटा सेक्शन है जहां पे मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं, पर ये अच्छे के लिए, दिस इज फॉर रिमूवल ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के रिमूवल के लिए एमओए कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेंगे, और वो एमओए का अल्टरेशन एनसीएलटी बोलेगा, शेयर होल्डर नहीं, एनसीएलटी बोलेगा। आइडिया क्लियर है? ये एनसीएलटी का भाई साहब पावर है, भाई साहब पावर है। हाँ, आइडिया क्लियर है? इतने सारे पावर्स एनसीएलटी के हैं और वो नीचे 1.5-2 पेजेस के अंदर देके रखे हैं हमने, पूरे 1.5-2 पेजेस के अंदर यही देके रखे हैं। मैं चाहूंगा पहले मार्किंग कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। गो फॉर इट फास्ट। चलो, डन एवरीबॉडी? ओके, सो यहां पे 242 जो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी है वो यहां पे होता है कंप्लीट। ठीक है, इसको भी आप होमवर्क में कृपया रीड कीजिएगा 242 को। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है, टेक्स्ट है, तो आराम से होमवर्क में रीड कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मेंशन किया गया है 243 इज नाउ अ सेक्शन, न्यू सेक्शन, जिसके अंदर क्या बोला है वो पहले मेंशन कर दूं। 243 में बोला है नो कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। समझो अगर ऐसा होता है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर होता है अंडर सेक्शन नंबर 241, या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर होता है अंडर सेक्शन नंबर 242। ठीक है, 242 में अभी हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। सो एक तो 241 में वो 4 रीजंस जो हमने देखे थे उसके ऊपर रिमूवल होता है, या 242 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऑर्डर के लिए एनसीएलटी रिमूव करता है। दोनों सिचुएशन में जब भी रिमूवल होता है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। नो कंपेंसेशन विल बी पेड अंडर सेक्शन नंबर 243। ये बोला है कि कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से आपको ये हो रहा है, और यहां पे भी कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर देना है या नहीं देना है ये खुद एनसीएलटी डिसाइड कर सकता है, बट नॉर्मली कंपेंसेशन देते ही नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन इफ अ पर्सन अप्लाई टू सीजी देन सीजी में ग्रांट कंपेंसेशन। अगर हाँ, यहां एक एक्सेप्शन है कि अगर डायरेक्टर खुद सीजी को अप्लाई करे और बोले मेरी कोई गलती नहीं थी, तो सीजी बोल सकता है कि ठीक है भाई तू कंपेंसेशन ले ले।
ठीक है, सिंपल सेक्शन है कि भैया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो गया, उसको गलती उसकी थी इसलिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। रिमूवल 241 में तो एनसीएलटी डिसाइड करेगा, और अगर 242 में है तो नहीं मिलेगा, पर अगर सीजी को बंदा अप्लाई करके सीजी को प्रूव करता है तो कंपनसेशन मिल सकता है। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो और 243 पढ़ लो, छोटा सा सेक्शन है। 6.9 पे ऑलरेडी चार्ट है क्या? अरे हाँ 6.9 पे ऑलरेडी ये चार्ट दिया है, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। 6.19 पे ऑलरेडी ये चार्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। सो ऑलरेडी चार्ट देके रखा है, उसको कृपया आपने याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां 243 भी खत्म होता है, 244 तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग फॉर 245, ठीक है। 245 हो जाएगा, फिर ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, आज से चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। सो एवरीबॉडी प्लीज कम टू 245, लेट्स गो। सेक्शन 245 इज एप्लीकेशन बाय क्लास और डिपॉजिटर्स। देखो 244 के अंदर एप्लीकेशन सिर्फ शेयर होल्डर कर सकते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर। व्हाट इफ अगर किसी स्पेसिफिक क्लास को तकलीफ है, व्हाट इफ अगर किसी स्पेसिफिक डिपॉजिट होल्डर्स को तकलीफ है, डिपॉजिटर्स को तकलीफ है, किसी स्पेसिफिक क्लास को तकलीफ है, वो कहां अप्लाई करेगा? तो उसके लिए 245 सेपरेटली बनाया है। 245 बोलता है कि कोई मेंबर है जो क्लास ऑफ मेंबर है, जो 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, या क्लास ऑफ मेंबर में 100 मेंबर्स है, या क्लास ऑफ मेंबर अगर 5% ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर्स है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी 5%, और अगर लिस्टेड है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी तो क्लास ऑफ शेयर होल्डर 2% ही है, क्योंकि हमने देखा था लिस्टेड में स्मॉल शेयर होल्डर एकदम छोटे से होते हैं, है ना। सो अगर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, 100 मेंबर है, 5% ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर या 2% ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर है लिस्टेड कंपनी में, विच एवर इज लोअर, ठीक है। और गारंटी कंपनी है तो 1/5 है, ठीक है। गारंटी कंपनी तो ऑब्वियसली 1/5। और एक तो ये अप्लाई करेंगे एज अ क्लास, ठीक है। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा देयर इज क्लास ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एंड अगर डिपॉजिटर्स है जिनको तकलीफ हो रही है, हालांकि डिपॉजिटर्स को ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में अप्लाई करने का राइट नहीं देना चाहिए, पर अब लॉ ने प्रोविजन बोला तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिटर्स उधर अप्लाई कर सकते हैं आईबीसी के अंदर, अगर उनके डेट्स पे नहीं हो। डिपॉजिटर को तकलीफ क्या होगी? उनके डेट्स और इंटरेस्ट पे नहीं हो कर रहे होंगे तो आईबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, बट अब यहां दिया है तो पढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं पर्सनली इसको सपोर्ट नहीं करता, बट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, 100 डिपॉजिटर्स, या 5% ऑफ इशूड डिपॉजिट होल्डर, लिस्टेड अनलिस्टेड, दोनों के केस में विच इज लोअर, दे कैन अप्लाई फॉर द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मतलब अगर शेयर होल्डर का क्लास है तो इधर, डिपॉजिटर्स है तो इधर। फिर ये एप्लीकेशन गुड फेथ में है क्या, ये चेक किया जाएगा। एविडेंसेस है क्या प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए कि भाई इनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, उसका एविडेंस है क्या। मेंबर्स और डिपॉजिटर्स के राइट डैमेज हुआ है क्या, चेक किया जाएगा। उसके एविडेंस है क्या, वो चेक किया जाएगा। फिर डिसाइड किया जाएगा कि एप्लीकेशन वैलिड है या एप्लीकेशन सिर्फ फ्रिवोलियस एंड वेक्साशियस है। फ्रिवोलियस मतलब एवी किया, टाइम पास, कोई सेंस नहीं था, एवी फालतू एप्लीकेशन किया। वेक्साशियस मतलब वेग एप्लीकेशन है, वेग एप्लीकेशन, नॉन कंप्लायबल एप्लीकेशन है, वेग डिमांड्स है। फ्रिवोलियस, वेक्साशियस, क्या वर्डिंग है जीवन में, फ्रिवोलियस मतलब ये मेरे को वर्डिंग कम गालियां ज्यादा लगती है, आज से गाली देना बंद। गाली ये फ्रिवोलियस है, वेक्साशियस, ऐसी गाली देनी चाहिए जीवन के अंदर, समझ में आया। चंपत्ते को नहीं बोल रहा हूं, तू सीरियसली मत लेने, तो वापस से उठ खड़ा हो जाएगा सार करके, ठीक है। सो फ्रिवोलियस, वेक्साशियस अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा और एप्लीकेंट को कॉस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो पब्लिक नोटिस दिया जाएगा मेंबर डिपॉजिटर्स को, सभी एप्लीकेशंस को कंसोलिडेट किया जाएगा। ऐसे जितने भी एप्लीकेशन है एक जगह पे कंसोलिडेट किए जाएंगे। वही सेम मयूर वाला क्वेरी कि सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, तो सभी को कंसोलिडेट इसलिए किया जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट शॉल बी अवॉइडेड। कोई भी सिमिलर एप्लीकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द सेम, एंड कॉस्ट जो है वो कंपनी या डिफॉल्टिंग पर्सन बेयर करेगा। जो डिफॉल्टिंग पर्सन है वो नॉर्मली कॉस्ट बेयर करेगा, पर वो नहीं है तो कंपनी कॉस्ट बेयर करेगा, ये बोला गया है, ठीक है। कंपनी और डिफॉल्टिंग पर्सन। फिर ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ ऑर्डर पास करेगा, वही सेम एमओए को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ब्रीच ऑफ प्रोविजन जो करेगा एमओए के, उसको पेनलाइज कर सकता है। और एमओए के अल्टरेशन का रेजोल्यूशन वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि एमओए एनसीएलटी ने सेट कर दिया, अब इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, काइंड ऑफ। अगेंस्ट मेंबर रेजोल्यूशन पास करने का राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कोई भी एक्शन अगेंस्ट लॉ कोई भी एक्ट करने से रोक सकता है। एंड अदर्स के खिलाफ, कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ डैमेजेस बोल सकता है, ऑडिट फर्म के खिलाफ डैमेजेस बोल सकता है, एक्सपर्ट एडवाइजर के खिलाफ डैमेजेस बोल सकता है, जो सब इस फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व है।
ये है आपका सेक्शन नंबर 245 और 245 का नेक्स्ट पूरा टेक्स्ट जो है वो मैंने नीचे देके रखा हुआ है, ठीक है। 245 के लिए एक और डायग्राम मैंने देके रखा हुआ है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स 5% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 मेंबर विच एवर इज लेस, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम होल्डिंग ऑफ द शेयर्स दैट इज 5% और 2% इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। ये भी यहाँ पे देके रखा है, तो वो भी डायग्राम एक छोटा सा रेफर करना। बाकी 245 यहाँ पे होता है नियरली कंप्लीट, ठीक। अब सवाल उठता है कि सर 244 जो नॉर्मल एप्लीकेशन और 245 जो है इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, मैं जानबूझ के डिफरेंस दे रहा हूं, हालांकि मॉड्यूल में नहीं है, कहीं नहीं है, पर आपकी क्लैरिटी के लिए। 244 का एप्लीकेशन अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है बाय मेंबर्स। यहां पे स्पेसिफिक मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी का कोई भी मेंबर यहां अप्लाई कर सकता है। यहां स्पेसिफिक क्लास या डिपॉजिटर्स अप्लाई कर सकता है 245 में। यहां पे स्पेसिफिक क्लास कैनॉट अप्लाई कंसिडर कंपनी एज अ होल। यहां पे स्पेसिफिक क्लास अप्लाई नहीं करेगा, कंपनी एज अ होल कंसिडर करके एप्लीकेशन होगा। यहां स्पेसिफिक क्लास अप्लाई कर सकता है अगर उनके ऊपर जागती हो रही है तो। यहां जस्टिस दिया जाएगा ऑल द पर्संस को, जितने पर्सन इन्वॉल्व है कंपनी में, जिनको तकलीफ हुई है उन सबको जस्टिस है। यहां जस्टिस सिर्फ स्पेसिफिक क्लास को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है। यहां डिपॉजिटर अप्लाई नहीं कर सकते, यहां डिपॉजिटर अप्लाई कर सकते हैं। यहां बिग लिमिट्स है बट कोई कंडीशन नहीं है एक्सेप्टेंस का, जैसे फ्रिवोलियस, वेक्सेसियस, एविडेंस चाहिए, गुड फेथ एप्लीकेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहां पे। यहां पे स्मॉल लिमिट्स है, और स्मॉल लिमिट्स है इसलिए कंडीशनल एप्लीकेशन है, क्योंकि स्मॉल लिमिट तो कोई भी अप्लाई कर देगा, इसलिए कंडीशन डालिए कि भाई एविडेंस दो, गुड फेथ दो, फ्रिवोलियस वेक्सेसियस नहीं होना चाहिए, राइट्स वगैरह डैमेज होने चाहिए, ये कंडीशन डालिए। ये है एंटायर सेक्शन नंबर 245।